नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारी ये लास्ट क्लास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की। आज हमारी 15वीं क्लास है, फिर हम ये सिस्टम को खत्म कर देंगे। इसके बाद अगर कार्डियोवैस्कुलर को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी जो सिस्टम्स हैं दोस्तों, उनको हम लगभग 1 महीने के अंदर अंदर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हमारी 25 से और 30 क्लासेस के बीच में ये क्लासेज आएंगी। तो आने वाला जो मंथ है उस मंथ के अंदर हम हमारी ये जितनी भी जो क्लासेज है दोस्तों, इसमें ये कंप्लीट कर लेंगे। जो MSN की है, सिर्फ एक कार्डियोवैस्कुलर को छोड़ के फिर हम देखेंगे। तो बस मेन जो हमारा सब्जेक्ट बचेगा वो फंडामेंटल पीड्स एंड साइकेट्रिक वो बचेगा। OBG मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो उसके अंदर दे नहीं रखे हैं बुक के अंदर। जैसे आपको सर कम्युनिटी नहीं पढ़ा रहे क्या, रिसर्च नहीं पढ़ा रहे क्या, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कभी। तो हमने OBG पढ़ लिया, एंडोक्राइन पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, ईयर पढ़ लिया, और आज के बाद हम क्या कहेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो भी हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। तो 10 से ज़्यादा जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद कैंसर ऑफ द रेक्टम एंड हैज सर्जरी फॉर एन एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। ठीक है दोस्तों, देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि क्लाइंट क्या है दोस्तों, कैंसर ऑफ द रेक्टम है, उसकी सर्जरी हुई है। दूसरी चीज APR सर्जरी हुई है उसकी, एब्डोमिनोपेरिनियल जो रिसेक्शन सर्जरी हुई है, और साथ में उसके साथ क्या बनाया गया है, कोलोस्टोमी बनाया गया है। विच नर्सिंग केयर शुड बी इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो कौन सी नर्सिंग केयर है दोस्तों जो इंप्लीमेंट करेंगे हम, फ्लूइड इनटेक को लिमिट करेंगे, पहला दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि विद होल्ड कर देंगे 72 आवर्स के लिए फ्लूइड को बिल्कुल। हैविंग द क्लाइंट चेंज द कोलोस्टोमी बैग को, क्लाइंट को कहेंगे आप चेंज करो। या फिर हम क्लाइंट की जो स्किन है, जो स्टोमा जो बनता है, जैसे इंटेस्टाइन जो ओपनिंग बनती है सर्कुलर ओपनिंग, उसे स्टोमा बोलते हैं। क्योंकि हमें दे रखा है कि इस क्लाइंट की कोलोस्टोमी की गई है, तो उसको हम क्या रखेंगे दोस्तों, ड्राई रखेंगे एंड क्लीन रखेंगे। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो एक बार हम बात करते हैं, सबसे पहले कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात करते हैं। क्योंकि रेक्टम कैंसर के रखा है तो हम पढ़ते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर, तो रेक्टम ऑफ द कैंसर ऑफ द रेक्टम एंड कोलन, कैंसर ऑफ द रेक्टम एंड कोलन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो रेक्टम है दोस्तों, उसका कैंसर क्या कहलाता है, कोलोरेक्टल कैंसर कहलाता है। इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल कैंसर भी कई प्रकार का हो सकता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल कैंसर कौन सा होता है, तो दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है दोस्तों, वो मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल कैंसर होता है। एडिनोकार्सिनोमा का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कि जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो सेल होती है ना, म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो सेल होती है उनके अंदर कैंसर हो जाता है, उनकी ओवर ग्रोथ होती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एडिनोकार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। तो ये दिस इज ए टाइप ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। और जितने भी जो टाइप है हमारे कोई काम के नहीं है। जब हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ने लग जाएं, तब ये चीज़ें आती हैं। बस आप इतना सारा एक क्वेश्चन याद रख लेना कि मोस्ट कॉमन जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर की जो मोस्ट कॉमन जो साइट है दोस्तों, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज सिग्मोइडो रेक्टल कोलोन। मतलब जो सिग्मोइड कोलोन है और जो रेक्टम जो है ना दोस्तों, इस जगह पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि कोलोन के तो और भी पार्ट होते हैं, आप पढ़ते हो भाई, सीकम होता है, फिर असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन और फिर रेक्टम आता है। तो इन सब में अगर हम पूरे में देखें कोलोरेक्टल कैंसर सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे होता है, तो सिग्मोइड और रेक्टल जो कोलोन है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, कोलोरेक्टल कैंसर की। अलग अलग भी लिखा हुआ सकता है, सिग्मोइड एंड रेक्टम। एक क्वेश्चन इसमें बनता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट, मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट कि इसकी मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट क्या होती है। इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी लीवर जो होती है, ये कोलोरेक्टल कैंसर का जो मेटास्टेसिस होता है दोस्तों, मैंने आपको एक बार बताया भी था लीवर कैंसर जब हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज हिपेटोसेलुलर होता है या फिर प्राइमरी बोलते हैं उसको, और सेकंड जो होता है दोस्तों मेटास्टेटिक। तो लीवर के अंदर ज्यादातर जो कैंसर पाया जाता है वो मेनली कौन सा पाया जाता है, मेटास्टेटिक ही पाया जाता है। जैसे इस प्रकार यहाँ से मेटास्टेसिस होकर वो कहाँ जा रहा है, लीवर के अंदर जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें। रिस्क फैक्टर्स, अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर हम बात करें तो डाइट एंड हैबिट, कुछ ऐसी डाइट एंड हैबिट्स होती हैं जिसके कारण इसके जो रिस्क है कोलोरेक्टल कैंसर का, वो क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि रेड मीट, ठीक है,
जो लोग रेड मीट खाते हैं उनके अंदर चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एनिमल फैट, ज़्यादा एनिमल फैट लेने वाले लोग, एनिमल जो फैट है दोस्तों वो लेने वाले लोग, उनके अंदर भी क्या होते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग करने वाले लोगों के अंदर भी इसके चांसेस क्या देखने को मिलते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्मोकिंग करने वाले लोगों में ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों लो फाइबर डाइट लेने वाले, लो फाइबर डाइट लेने वाले एंड डिक्रीज्ड विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट डाइट, एंटीऑक्सीडेंट डाइट। विटामिन तो आप जानते ही हो, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं दोस्तों जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स कैन बी कार्सिनोजन, ये कार्सिनोजन हो सकते हैं। बट इफ यू टेक एंटीऑक्सीडेंट इन आवर डाइट, अगर हम हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट लेंगे देन दे विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ दोज फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको ऑक्सीडेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जब ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा तो वो कार्सिनोजन नहीं हो पाएंगे। तो लेकिन जो पर्सन डाइट के अंदर नहीं लेते हैं, जैसे विटामिन ए है, सी है, ई है, सेलेनियम है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो वो लेने वाले लोगों के अंदर ये इसके जो चांसेस है वो कम मिलते हैं। लेकिन नहीं लेने वालों के अंदर जो रिस्क फैक्टर है दोस्तों वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो डाइट एंड हैबिट्स कैन लीड टू कोलोरेक्टल कैंसर, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। इसके बाद में दूसरा जो रिस्क फैक्टर आता है दोस्तों, ये आता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। मैंने आपको इन्फ्लामेटरी जो बाउल डिजीज है उसके बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको अच्छे से और बताया था कि जो इन्फ्लामेटरी जो बाउल डिजीज होती है दोस्तों, उसमें दो डिजीज आती है। फर्स्ट मीन इज क्रोन्स एंड सेकंड मीन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है इट इज मोर प्रोन टू द कोलोरेक्टल कैंसर। वहां पर मैंने आपको स्पष्ट रूप में लिखाया था देयर आर लेस चांसेस और लेस रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोलोरेक्टल कैंसर इन द पेशेंट ऑफ द क्रोन्स डिजीज, वेयर एज द पेशेंट्स ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस हैव मोर रिस्क ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर। मैंने आपको सर्जिकल मैनेजमेंट है वहां भी मैंने पढ़ाया था कि सर्जिकल मैनेजमेंट इज यूजुअली not preferred in inflammatory bowel disease and mainly in Crohn's disease surgery is not done, but in case of ulcerative colitis where the chances of colorectal cancer are increased then we do the surgery। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब सर्जरी के जो चांसेस, जो कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं ulcerative colitis में, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो चुका हो और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिस्टम में जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स आए तब हम सर्जरी करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस रिस्क क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है दोस्तों। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉलिप्स फॉर्मेशन जो इंटेस्टाइन की या कोलोन की मेनली जो म्यूकोसल जो लेयर है दोस्तों, वो इस प्रकार से क्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो जिन भी क्लाइंट के अंदर ये पॉलिप्स का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा देखने को मिला है, उनके अंदर इसके ज़्यादा रिस्क डेवलपिंग मिले हैं। ठीक है, ज़्यादा रिस्क देखने को मिला है जिनके अंदर पॉलिप्स फॉर्मेशन होता है। तो पॉलिप्स का फॉर्मेशन भी एक बहुत ही अजीब है। आप सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है। जिन भी क्लाइंट के अंदर दोस्तों कोलेलिथेक्टोमी की गई है उनके अंदर भी इसके चांसेस क्या हुए हैं, ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिस्क है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो नहीं भी हो। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर हो सकता है। तो ये भी इसके अंदर देखने को मिला है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके, अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या हो सकती है दोस्तों, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर क्लाइंट को ब्लीडिंग होगी, पर रेक्टल ब्लीडिंग होगी, तो हम स्टूल का एग्जामिनेशन करवाएंगे। स्टूल के एग्जामिनेशन के अंदर इसमें ओक्यूल्ट ब्लड जो है वो देखने को मिल सकता है, या फिर फ्रेश ब्लड भी आ सकता है। डायरेक्टली फ्रेश ब्लड के रूप में भी देखने को मिल सकती है। ब्राइट रेड ब्लीडिंग, ठीक है, फ्रेश ब्लीडिंग में ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा ओक्यूल्ट ब्लड देखने को मिलता है, इसमें स्टूल के अंदर अगर ब्लड है तो उसे हम ओक्यूल्ट ब्लड कहेंगे, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्लीडिंग इसका साइन है। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को पेन एब्डोमेन होगा, पेन एब्डोमेन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ भी क्लाइंट को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या अल्टरनेटिव वे में दोनों हो सकते हैं, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन एंड बोथ का मतलब अल्टरनेटिव वे में, कुछ कभी डायरिया हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो मेन सिम्टम जो आते ही रहते हैं आपके, एनोरेक्सिया इसके अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों आपको। ठीक है, इसके अलावा जो क्लाइंट है उसके अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है,
वेट लॉस, वेट लॉस भी क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है। दीज आर द साइन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर क्या होते हैं दोस्तों, सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम करते हैं कोलोनोस्कोपी, या फिर ऑप्शन में कोलोनोस्कोपी नहीं आएगा तो प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी लिखा हुआ आएगा, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसके अलावा हम इस क्लाइंट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, बायोप्सी भी करते हैं। एक इसके अंदर एंटीजन और प्रेजेंट होता है, जैसे हम कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, ये टेस्ट करवाते हैं तो ये भी इसके अंदर क्या मिलता है दोस्तों, बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस क्लाइंट के अंदर हम लीवर एंजाइम टेस्ट भी करवाते हैं, लीवर एंजाइम्स टेस्ट, जैसे कि AST एंड ALT, AST एंड ALT। AST है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, SGOT के नाम से जानते हैं, और ALT जो है वो इसे हम SGPT के नाम से जानते हैं, SOLP। तो AST SGOT होगा, ALT SGPT होगा। ठीक है, एक बार मैंने शायद पहले करवाया वो, तो कोई यहाँ उल्टा तो नहीं बता दिया, एक बार देख लेना आप, है ना, उसको मेरे को याद नहीं है, बट मैंने शायद आपको उल्टा नहीं बता दिया कि AST की जगह मतलब SGPT बता दिया हो और ALT की जगह SGOT, एक बार इसको जरूर चेक करना। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है हम बार बार, क्योंकि एक जैसे ही शब्द आते हैं ना, इसमें से देखो, इसमें सिर्फ एक S है ना, वो अलग है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें L अलग है, और इसके अंदर सिर्फ O अलग है, इसके अंदर P अलग है, तो इन्हीं को उठा लेते हैं याद करने के लिए हम, और कोई तो डिफरेंस हम कर ही नहीं सकते याद करने के लिए, तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, SOLP। S का मतलब यहाँ पर AST, ठीक है, O का मतलब यहाँ पर SGOT, इसका O आ गया SO। LP का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया ALT तो L आ गया, यहाँ पर SGPT, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया SGPT आ गया, तो इसका P ले लिया हमने। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अगर इनकी आप फुल फॉर्म देखना चाहो तो वही बता देता हूँ मैं। AST की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, दैट इज एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफेरेज, एमाइनो ट्रांसफेरेज। ALT की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज AS मतलब एस्पार्टेट, है ना, ALT मतलब एलेनिन, ये ऐसे भी लिखा हुआ सकता है दोस्तों, एलेनिन ट्रांस एमाइनेज, ठीक है, एलेनिन ट्रांस एमाइनेज भी लिखा हुआ सकता है, या फिर इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है ये एलेनिन एमाइनो ट्रांसफेरेज, तो दोनों ये सेम ही होंगे ना, तो ये भी ध्यान रख लेना, एलेनिन एमाइनो ट्रांसफेरेज भी लिखा हुआ सकता है ये, क्योंकि ट्रांस एमाइनेज मतलब एमाइनो ट्रांसफेरेज, बात वही हो गई है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एलेनिन ट्रांस एमाइनेज या एमाइनो ट्रांसफेरेज, एक चीज दोनों में से, ठीक है, एलेनिन एमाइनो ट्रांसफेरेज बोल दो या फिर एलेनिन ट्रांस एमाइनेज बोल दो, ठीक है। इसके बाद में SGOT और SGPT आते हैं, SGOT तो सबका, और बाकी चीजें तो सेम ही होंगी, O में अंतर आएगा, उसमें P में आएगा, तो सीरम ग्लूटामेट या ग्लूटामिक ओक्जेलो एसीटेट ट्रांस एमाइनेज, और SGPT है बस उसमें ये जुड़ जाएगा, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांस एमाइनेज, ठीक है। तो एक बार उसको जरूर चेक करना मेरे कहने से, कि गलत न पढ़ो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई चीज़ गलत नहीं हो आपसे मेरे कारण, अगर मेरी मिस्टेक है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो ये इस प्रकार से, अब आपके दिमाग में आएगा सर लीवर एंजाइम टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लीवर इज द मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट इन कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर जो लीवर है वो मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कोलोरेक्टल कैंसर होने के, लीवर कैंसर होने के, इसलिए हम लीवर एंजाइम टेस्ट करवाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम इसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट को अंदर देखें दोस्तों, तो एक जो सर्जरी है जो कि इस क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज APR सर्जरी, जो इसकी एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। एक सर्जरी जो होती है इसका, अगर सर्जिकल मैनेजमेंट बात करते हैं उसमें दो सर्जरी की जाती हैं, एक जो सर्जरी है दैट इज APR सर्जरी, तो इसमें एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी है। एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों,
कि एक तो सिग्मोइड कोलोन को कट कर देंगे, सिग्मोइड कोलोन को कट करेंगे, साथ में इसमें रेक्टम को कट कर देते हैं, साथ में इसको जो एनस है दोस्तों उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। सब कुछ रिमूव कर दिया। अब कहाँ से स्टूल पास करेगा क्लाइंट, तो उसके लिए क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलोस्टोमी करते हैं। तो इस सर्जरी के अंदर कोलोस्टोमी करना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। इसलिए सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी बनाते हैं। देखो ये रहा कोलोस्टोमी, ठीक है। कोलोस्टोमी का मतलब क्या हो गया कि जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक ओपनिंग बना रहे हैं, सर्कुलर ओपनिंग, जहां से स्टूल क्या होगा दोस्तों, बाहर पास आउट होगा, फ्लैटस जो है वहां से बाहर निकलेगा, दैट इज कोलोस्टोमी। तो इस सर्जरी को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन के नाम से जानते हैं, APR के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, APR। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। एक जो सर्जरी की जाती है दोस्तों इसके अंदर, वो की जाती है आपकी कोलेक्टोमी। कोलेक्टोमी, कोलेक्टोमी राइट कोलेक्टोमी भी हो सकती है और लेफ्ट कोलेक्टोमी भी हो सकती है। अब आपको सर राइट और लेफ्ट तो होता ही नहीं है कुछ, और लेफ्ट कोलेक्टोमी। तो राइट और लेफ्ट कोलेक्टोमी का मतलब यहाँ पर इस चीज से है दोस्तों कि जैसे सीकम आ गया, फिर ये असेंडिंग कोलोन आ गया, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन आ गया, फिर ये डिसेंडिंग कोलोन आ गया, और फिर ये सिग्मोइड कोलोन आ गया। तो इसको अगर हम बराबर भागों में बांटे तो राइट और लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर की साइड कर रहे हैं, ठीक है, या इधर की साइड कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे क्या होगा, डिपेंड होगा। तो राइट और लेफ्ट, ठीक है, इधर से कर रहे हैं तो राइट हो जाएगा, इधर कर रहे हैं तो लेफ्ट हो रहा है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, कोलेक्टोमी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, कोलेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक बार इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, है ना। मेन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि जो क्लाइंट इसकी सर्जरी की गई है, ठीक है, एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन किया गया, साथ में कोलोस्टोमी बनाई गई है। मैंने बताया था कोलोस्टोमी बनाना कंपलसरी है, नहीं तो स्टूल कहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपने सब कुछ रिमूव कर दिया, रेक्टम एनस सब रिमूव है, सिग्मोइड कोलोन को भी हटा दिया आपने। तो अब क्या करोगे, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करोगे सर्जरी के बाद में। ये सर्जरी हुई है उस क्लाइंट की, और सर्जरी के बाद में आप पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करोगे। तो पहला दे रखा है तो लिमिट द फ्लूइड इनटेक फॉर सेवरल डेज, कि आप कई दिनों तक, सेवरल डेज तक क्या करोगे दोस्तों। अगर आप किसी भी क्लाइंट को सेवरल डेज तक फ्लूइड नहीं दोगे, आप सोचो खुद, हाँ हो सकता है कि सर्जरी के कुछ समय तक उस पेशेंट को एनपीओ रखा जाएगा, जब तक कि पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है, बाउल जो साउंड है, गैग जो रिफ्लेक्स है वो रिटर्न नहीं हो जाता है। लेकिन उस दौरान हम ये नहीं कहेंगे फ्लूइड नहीं देंगे, हम कहेंगे कि ओरल फ्लूइड नहीं देंगे, फ्लूइड तो हम देंगे। अब इन दोनों ऑप्शनों के अंदर क्या कह रहा है, पहले में क्या कह रहा है कि भाई फ्लूइड इनटेक को लिमिट करेंगे, दूसरे में क्या कह रहा है दोस्तों, विद होल्ड करेंगे। तो बात तो यही हो गई ना, रोकना। अगर आप 72 आवर्स तक फ्लूइड नहीं दे रहे हो और यहाँ पर सेवरल डेज तक नहीं दे रहे हो, पहले ही पेशेंट सर्जरी में गया है तो फ्लूइड का लॉस होता है हमेशा सर्जरी में, ये माना जाता है। दूसरा, क्लाइंट के फ्लूइड इनटेक को आपने कम किया, लिमिट का मतलब कम किया कई दिनों तक, और यहाँ पर विद होल्ड किया, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, क्लाइंट के अंदर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के क्या हो जाएंगे, चांसेस हो जाएंगे। देयर आर द मोर रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। तो अब क्या लिखो, क्या होना चाहिए था इसमें कि भाई क्लाइंट का जब तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं आ जाता जब तक हम क्लाइंट को एनपीओ रखते हैं, बट आईवी या पेरेंट्रल तो देंगे ना। तो इसमें आपको पेरेंट्रल या आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो डायरेक्टली कुछ भी लिख दिया, आपकी मर्जी हुई जो ही। तो आप पेरेंट्रल या आईवी जो फ्लूइड है ना दोस्तों, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, आप फ्लूइड इनटेक को ओरली क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। वो भी जब तक कम करते हैं जब तक कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या नहीं हो जाता है, रिटर्न नहीं हो जाता है, या बाउल साउंड लिखा हो सकता है, गैप रिफ्लेक्स लिखा हो सकता है, ठीक है। तो एस्पिरेशन के चांसेस भी हो सकते हैं उसमें, तो इसलिए हम उसको कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक क्या रखते हैं, एनपीओ रखते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये वापस रिटर्न हो जाता है तो डाइट देने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन इस कारण क्या हो गए, गलत हो गए। नेक्स्ट हैविंग द क्लाइंट चेंज द कोलोस्टोमी बैग। अब आप देखो, एक क्लाइंट था, उस क्लाइंट बिल्कुल मतलब उसके सारे ऑर्गन हैं। एक क्लाइंट है दोस्तों, एक पेशेंट है, उसके सारे ऑर्गन हैं, उसको प्रॉब्लम है कोलोरेक्टल कैंसर, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो सर्जरी के लिए गया। जब वो सर्जरी के बाद में वापस आया, मतलब पहले भी पढ़ाया गया है वो, ठीक है, उसको बताया गया होगा भाई ये होगा, बट पेशेंट जब सर्जरी के बाद में आया तो उसको पता लगा कि भाई उसका रेक्टम नहीं है, ठीक है, उसका रेक्टम नहीं है, वहाँ से स्टूल पास नहीं कर सकता, उसके सिग्मोइड कोलन को हटा दिया गया है, एनस को हटा दिया गया है, और पेशेंट को यहाँ पर एक ओपनिंग और बना दी गई है, ठीक है, पेशेंट की एक ओपनिंग और बना दी गई, दैट इज कोलोस्टोमी। तो वो जो क्लाइंट है ना दोस्तों, वो उस कंडीशन से कोप करने के लिए उसे टाइम चाहिए। आप उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कहते कि वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है और आप उसको डायरेक्टली कहो कि हाँ भाई स्टार्ट हो जाओ, चलो कोलोस्टोमी बैग को चेंज करो। तो इसे कोप करने के लिए हम पेशेंट को कुछ क्या देते हैं दोस्तों, टाइम देते हैं। हाँ, उसे हम सिखाएंगे जरूर, क्यों, क्योंकि वो घर जाएगा तो उसको खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि कोलोस्टोमी बना दिया, वो तो परमानेंट कोलोस्टोमी बना दिया जाता है। इसमें कोलोस्टोमी भी कौन सा होता है, इसमें परमानेंट होता है।
अब परमानेंट अगर कोलोस्टोमी किसी भी क्लाइंट के अंदर बना दिया गया है तो उससे सब मुझे खुद को ही करना पड़ेगा आगे जाके, किस प्रकार से उस बैग को चेंज करते हैं, वेपर को उठाते हैं, वो सब चीजें वो खुद करेगा। तो ये सब चीजें वो करेगा खुद, तो उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उसको जब आप कह दो कि लो भाई चेंज करो, तो इसलिए दोस्तों उसको कुछ टाइम दिया जाएगा कोप करने के लिए, क्योंकि उसकी जो बॉडी इमेज है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि बॉडी इमेज चेंज हो चुकी है उसकी, ठीक है। उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो रिमूव कर दिए गए हैं, उसके अंदर ओपनिंग बना दी गई है। तो इन सब से कोप करने के लिए हम पेशेंट को टाइम देंगे, उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम चीजें समझाएंगे उसको। इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कीपिंग द क्लाइंट स्किन अराउंड स्टोमक। अब जो ओपनिंग बनाई गई है कोलोस्टोमी के अंदर, जो ओपनिंग जो बनाई गई है दोस्तों, उस ओपनिंग को, ठीक है, जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन थी, यहां पर हमने मान लो ओपनिंग बना दी। ये जो ओपनिंग बनाई गई है इसे हम स्टोमा बोलेंगे। बाहर की तरफ जो दिखाई देगी हमें, बाहर की तरफ जो दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, स्टोमा कहलाएगा। इसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्रिक रेड। अगर ब्रिक रेड कलर नहीं है तो ये दिखाता है कि यहाँ पर परफ्यूजन सही से नहीं हो रहा, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है। अब इस जगह से मान लो आगे जाके क्या होगा, उस क्लाइंट के अंदर स्टूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसको इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक पेशेंट हमारे पास है हम इसको क्या रखेंगे, ड्राई एंड क्लीन रखेंगे। क्या रखेंगे, ड्राई एंड क्लीन। अगर ये ड्राई एंड क्लीन नहीं रहा तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि हम क्लाइंट की जो स्किन है, जो स्टोमा के चारों तरफ, उसे हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, क्लीन रखना पड़ेगा, ठीक है, और ड्राई रखना पड़ेगा, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कीपिंग द क्लाइंट स्किन अराउंड द स्टोमा क्लीन एंड ड्राई। तो लिख लो, लिखो लिखो कोलोरेक्टल कैंसर में, कोलोरेक्टल कैंसर के क्लाइंट में एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, ब्रैकेट में लिख लो रिमूवल ऑफ सिग्मोइड कोलोन कोमा रेक्टम एंड एनस। आजकल ये सर्जरी वैसे कम करते हैं ना, आजकल डायरेक्टली क्या काम कर देते हैं, जो पार्ट है कोलोन का उसको हटा देते हैं और फिर डायरेक्टली उसको हम रेक्टम या एनस से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। तो एब्डक्शन क्लाइंट में विद परमानेंट कोलोस्टोमी की जाती है, परमानेंट कोलोस्टोमी की जाती है। ऐसे क्लाइंट के स्टोमा को क्लीन एंड ड्राई रखना हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज आवर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, बिफोर डिस्चार्ज ए क्लाइंट हु हैड ए कोलोस्टोमी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है दोस्तों, क्लाइंट का कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था उसके हमने सर्जरी की, सर्जरी के बाद उसको क्या बना दिया गया, कोलोस्टोमी बना दिया गया। ठीक है, अभी हमने सर्जरी की बात की है हमने कि एक सर्जरी की जाती है एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, APR, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर हम सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस को क्या कर देते हैं दोस्तों, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के बाद में अब जब एनएस ही रिमूव हो गया तो स्टूल कहाँ से पास होगा, तो इसके लिए हम परमानेंट क्या बनाते हैं, इसमें कोलोस्टोमी बनाते हैं। वैसे सर्जरी आजकल कम परफॉर्म की जाती है, पहले ज़्यादा की जाती थी। आजकल जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है ना, उसको बोलते हैं लोअर एंटीरियर रिसेक्शन, LAR। ठीक है, आजकल जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसे हम किस नाम जानते हैं, लोअर एंटीरियर रिसेक्शन के नाम से जानते हैं।
मैंने पीछे लिखवाया नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना वहाँ पे ना, कि ये सर्जरी की जाती है लोअर एंटीरियर रिसेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोलोन के कुछ पार्ट को काटते हैं जहाँ पर कैंसर है, ठीक है, और फिर उसको डायरेक्टली रेक्टम उससे जोड़ देते हैं, ठीक, डायरेक्टली रेक्टम और एनएस से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर, अगर रेक्टम है तो उसको भी रिमूव करके आगे जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस सर्जरी को हम लोअर एंटीरियर रिसेक्शन बोलते हैं। इसमें कोलोस्टोमी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और पेशेंट की जो इमेज है जो खुद के प्रति वो भी इतनी खराब नहीं होती है। क्यों, परमानेंट कोलोस्टोमी बना दी गई है, तो पेशेंट जो है वो उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। और कोलोस्टोमी के कारण वैसे भी कई सारी चैलेंजेस आते हैं पर्सन की लाइफ में, डेली उसको क्लीन करना, स्मेल आती है उससे लड़ना, लोगों की थिंकिंग उसके स्मेल के प्रति उससे जूझना, ये भी बुक में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, है ना, ऐसे नहीं मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। तो बिफोर डिस्चार्ज ए क्लाइंट हु हैड ए कोलोस्टोमी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर क्वेश्चन द नर्स अबाउट रिज्यूमिंग एक्टिविटी। वो कह रहा है कि भाई मेरे, अब उसको टेंशन हो गई, मेरे ये बना दिया, मैं एक्टिविटीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब आप उसको एक्टिविटीज के बारे में क्या करना है दोस्तों, समझाना है। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट एक्टिविटी। तो नर्स को एक्टिविटी के बारे में क्लाइंट को क्या पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो पहला दे रखा है कि विद गाइडेंस ए नियर नॉर्मल लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग कंप्लीट सेक्सुअल फंक्शन इज पॉसिबल। अभी तक ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग ठीक है ये, कि ऐसे जो पर्सन होते हैं ना दोस्तों, मतलब कि ऐसे नहीं कि एकदम से ही आप वो भाई आज कोलोस्टोमी हुआ और उसको कहो आप दौड़ो, आप गिरो, स्केटिंग करो, आइस पे चलो, ऐसा नहीं है दोस्तों। हॉर्स राइडिंग करो, तो ये चीजें नहीं की जा सकती, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जो क्लाइंट है वो लगभग कुछ एक्टिविटीज को छोड़ के, रेयरली कुछ एक्टिविटीज को छोड़ के सब एक्टिविटीज क्या कर सकता है दोस्तों, परफॉर्म कर सकता है। तो उन्हें हम बोलेंगे नियर नॉर्मल लाइफ स्टाइल। बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं बोल सकते कि कुछ एक्टिविटीज उसको भाई स्टोमक डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो उसको कहा जाता है भाई आप ऐसी एक्टिविटीज को छोड़ के आप सब एक्टिविटीज कर सकते हो। तो नियर नॉर्मल एक्टिविटीज वो कर सकता है, और सेक्सुअल जो फंक्शन है दोस्तों वो भी उसका वो कंप्लीटली क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, उसमें भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बात अभी तक इसकी सही है, तो अभी मेरा आंसर ये है। सेकंड जो ऑप्शन है वो किधर है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग शुड बी रिज्यूम्ड एज क्विकली एज पॉसिबल सो यू अवॉइड बीइंग डिप्रेस्ड। बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। भाई जैसे ही पेशेंट को आया उसके बाद कह रहा है कि अब डेली लिविंग की जितनी भी एक्टिविटीज है ना उसको रिज्यूम कर लो जितनी जल्दी हो सके। जल्दबाजी नहीं होती है कोलोस्टोमी में। मैंने कहा था कोलोस्टोमी का क्लाइंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्यों, बॉडी इमेज चेंज के कारण, फिर उसके अंदर कोलोस्टोमी बना दी गई है, वहां से स्टूल पास हो रहा है, उसका बेचारे का बैग लगा हुआ है, लोगों की इमेज है, लोगों की थिंकिंग है, स्मेलिंग आती है, ठीक है। तो उससे जूझने के लिए, और सर्जरी के बाद में डायरेक्टली हम एज क्विकली नहीं करते, हम की जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्लाइंट को धीरे 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 स्टेज टू स्टेज लेके जाते हैं। अभी ये एक्टिविटी कर सकते हो, ये, और लगभग 3 महीने के बाद जो क्लाइंट है, लगभग कितना टाइम लेता है वो, 3 मंथ। 3 मंथ के बाद वो नियर नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। वो नियर नॉर्मल जो एक्टिविटी है दोस्तों वो क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जो कि इसके ऑप्शन में दे रखा है कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग शुड बी रिज्यूम्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। कितनी जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, सो यू अवॉइड बीइंग डिप्रेस्ड, कि आप डिप्रेस्ड नहीं होगे। तो ये गलत है ना, इसको टाइम लगेगा, और उसके बाद ही क्लाइंट को इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो जल्दबाजी करेगा क्लाइंट, वहां पर क्या करवा लेगा, इंजरी करवा लेगा। थर्ड है मोस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट फॉर स्विमिंग कैन बी रिज्यूम्ड बेस्ड ऑन योर ओवरऑल फिजिकल कंडीशन। बिल्कुल गलत है। इसमें कह रहा है कि जितनी भी स्पोर्ट एक्टिविटीज वो कर सकता है, सिर्फ किसको छोड़ के दोस्तों, स्विमिंग को छोड़ के कैन भी रिज्यूम की जा सकती है फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। गलत है। स्विमिंग जो एक्टिविटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट जो है स्विमिंग कर सकता है, कोई यहाँ पर कोई इंजरी होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर इंजरी होने के जो चांसेस है दोस्तों, ऐसी जो एक्टिविटीज है ना उनको करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। स्विमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है स्विमिंग नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को क्या करें, आफ्टर सर्जरी चेंजेस इन एक्टिविटीज मस्ट बी मेड टू अकोमोडेट फॉर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज्ड बाय द ऑपरेशन। सर्जरी के बाद में जो एक्टिविटीज है दोस्तों उनको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, मस्ट बी मेड टू अकोमोडेट फॉर द फिजियोलॉजिकल। मतलब उसको एक तरह से क्या करेंगे, उनको ये बताना है कि आपको एक्टिविटीज इस प्रकार से चेंज करनी है ताकि आप क्या कर सको, आपकी शरीर के अंदर क्या आए हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं ऑपरेशन के कारण। तो ये उसको वीकनेस बताना हो गया, जबकि मैं कह रहा हूं कि उसको ये नहीं बताना कि भाई आप ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, उसको ये बताना आप सब कुछ कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अबाउट 3 मंथ टाइम, ठीक है। ये लगभग 3 महीने का समय लेगा, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो। जबकि इस ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि भाई उसको बताओ कि आपको अपने आप को चेंज करना होगा, आपको जो एक्टिविटीज आप करते हो उनको आपको चेंज करना होगा, आप ये एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। तो ये नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है क्लाइंट का खुद के प्रति। क्लाइंट सोचेगा मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। क्लाइंट को आपको क्या करना है, एनकरेज करना है कि आप एक्टिविटी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और 3 महीने के बाद आप नियर जो लाइफ स्टाइल जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकते हो। तो कोई भी एक्टिविटी चेंज करने की यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों, उसको जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो लिखो
कोलोस्टोमी के साथ क्लाइंट, कोलोस्टोमी के साथ क्लाइंट नियर नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल लाइफस्टाइल एक्टिविटीज या नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल including sexual function, परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें इट कैन टेक अप टू 3 मंथ टाइम, इट कैन टेक अप टू 3 मंथ टाइम डोंट एनफोर्स द क्लाइंट टू डू इट क्विकली, एनफोर्स मत करो उसको कि आप जल्दी जल्दी करो, 3 महीने से इसको 15 दिन ही ले आओ, तो ये सब चीजें गलत हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट बाय एन ओल्डर एडल्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट्स द नर्स कंक्लूजन दैट द क्लाइंट इज इंपेक्टेड विद स्टूल। ठीक है दोस्तों, फीकल इंपेक्शन की बात कर रहा है ये, इज टॉकिंग अबाउट फीकल इंपेक्शन। एक जो कंडीशन होती है दैट इज कॉन्स्टिपेशन, एक जो कंडीशन हो रही है दोस्तों दैट इज स्टूल इंपेक्शन या फीकल। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या हो गया कि हार्ड स्टूल हो गया, पास कर सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फीकल इंपेक्शन कॉन्स्टिपेशन की वर्स्ट कंडीशन में चला जाए क्लाइंट, कि क्लाइंट चाहकर भी अब स्टूल को पास नहीं कर सकता हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फीकल इंपेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फीकल इंपेक्शन के नाम से जानते हैं। अब विच स्टेटमेंट बाय एन ओल्डर एडल्ट, देखो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है ओल्डर एडल्ट, मैं बताऊंगा क्यों, एक ऑप्शन है वो इसको समझाएगा जो हमारे काम आएगा उसमें। विच स्टेटमेंट बाय एन ओल्डर एडल्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट द नर्सेज कंक्लूजन दैट द क्लाइंट इज इंपेक्टेड विद द स्टूल। आपको सिंपल सा दोस्तों ये बताना है कि भाई इस क्लाइंट को है ना स्टूल का इंफेक्शन हो रखा है। मैं इन्फेक्शन नहीं बोल रहा, इंफेक्शन बोल रहा हूँ। ठीक है, इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन मतलब स्टूल जो है दोस्तों फंस गया है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे मान लो आप सिंपल शब्दों में अगर आप समझो तो वो हार्ड स्टूल हो गया है बिल्कुल भी और उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं दोस्तों जो उसको स्ट्रांगली बताएगा? स्ट्रांगली का मतलब अदर सिम्टम्स में नहीं आना चाहिए, वो मेन सिम्टम्स के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों? इंक्लूड होना चाहिए कि ये इस डिजीज में प्रेजेंट होता है। तो पहला इसके अंदर दे रखा है आई हैव ए लॉट ऑफ गैस पेन्स, कि मेरे अंदर क्या होगा दोस्तों? लॉट ऑफ गैस पेन होगा। अब एक बताओ, गैस पेन होने से आप किसी क्लाइंट को बता सकते हो? भाई गैस पेन तो कई कारण से हो सकता है। ठीक है, गैस पेन तो गैस फॉर्म फूड खा रहा है, क्लाइंट इमोबिलिटी हो गया, क्लाइंट को इनडाइजेशन हो गया, किसी भी कारण से गैस फॉर्मेशन हो सकता है। तो डायरेक्टली सिर्फ गैस फॉर्मेशन के कारण पेन हो रहा है, इससे हम ये नहीं बता सकते कि क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, फीकल इंफेक्शन है। सेकंड दे रखा है आई डोंट हैव मच ऑफ एन एपिटाइट, एनोरेक्सिया। अरे भाई एनोरेक्सिया, हमने शायद जीआई ट्रैक्ट की कोई ऐसी डिजीज नहीं पड़ी होगी जिसमें एनोरेक्सिया नहीं होगा। किसी आदि को छोड़ के हर डिजीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एनोरेक्सिया प्रेजेंट होता है। तो किसी प्लांट के अंदर अगर आप एनोरेक्सिया है तो आप ये नहीं बता सकते उसको कि उसके अंदर चांसेस हैं फीकल इंफेक्शन के। थर्ड जो आई फील लाइक आई हैव टू गो एंड जस्ट कैंट, बिल्कुल सही, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं समझाता हूं इसको क्या है। इसका मतलब यह है दोस्तों, क्लाइंट हैज ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डिफिकेट बट ही कैंट डू सो, मतलब कि वो उसको इच्छा होगी, उसको मतलब ऐसा मन करेगा कि वो क्या करे, स्टूल पास करे। क्यों होता है? जैसे ही फीकल इंफेक्शन होता है तो स्ट्रेचिंग होती है इंटेस्टाइन की, और इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है। अब हाइपर मोटिलिटी होगी या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि क्लाइंट को अर्ज होगी, क्लाइंट को क्या होगी? अर्ज होगी, इच्छा होगी उसको कि मैं स्टूल पास करूं, लेकिन वो जाएगा, अब स्टूल तो बाहर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हार्ड हो चुका है, वो तो एक जगह पे क्या हो रहा है दोस्तों, वो तो ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों? क्लाइंट की इच्छा तो करेगी लेकिन वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा। तो उसे हम किस नाम जानेंगे? आई फील लाइक आई हैव टू गो एंड जस्ट कैंट, कि मेरा मन करता है कि मैं जाऊं बट मैं जाता हूं तो मैं कर नहीं सकता हूं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसा जो सिम्टम है दोस्तों, इट इज सीन इन फीकल इंफेक्शन। ये सिम्टम किसमें दिखाई देता है? फीकल इंफेक्शन में दिखाई देता है। फोर्थ ऑप्शन वो क्या कह रहा है? आई हैवंट हैड ए बाउल मूवमेंट फॉर सेवरल डेज। देखो ये चीज है ना भाई, कई दिनों तक वो स्टूल पास नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छे वर्डों में बाउल मूवमेंट बोलेंगे हम, स्टूल पास नहीं कर पाया, डिफिकेशन। तो हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सिर्फ, कई लोग ऐसे भी होते हैं 2-2 दिन में जाते हैं, 3 दिन में जाते हैं, तो ये सीधा सीधा फीकल इंफेक्शन को शो नहीं करता। हो सकता है कि क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हो और 2 दिन की जगह 3 दिन में कर लेगा, स्टूल पास कर लेगा। लेकिन यहाँ पे स्टूल पास करना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्लाइंट से। तो ये अच्छा है ये सिम्टम,
लेकिन इससे अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा इसको क्या कर रहा है, स्ट्रांगली वो कर रहा है, तो ये नहीं कर पा रहा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि दोनों में के अंदर डाउट डाल रहा हो सकता है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो, पेशेंट हैबिचुअल हो ऐसा, या फिर पेशेंट के अंदर जो कंडीशन है वो फीकल इंफेक्शन की नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। आई फील लाइक आई हैव टू गो एंड जस्ट कैंट, तो लिख लो फीकल। अभी अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं और सिम्टम्स भी बताऊंगा इसके अंदर। फीकल इंफेक्शन के क्लाइंट में स्टूल को पास करने की, पास मतलब डिफिकेशन करने की स्ट्रोंग अर्ज होती है, स्ट्रोंग इच्छा होती है, स्ट्रोंग अर्ज मतलब स्ट्रोंग इच्छा होती है, बट लेकिन वो जाता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, लेकिन वह स्टूल पास नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, स्टूल पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, इसके अंदर डायरिया हो सकता है। आपको सर ये तो आप बहुत ही उल्टी बात बोल रहे हो, फीकल इंफेक्शन में कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया कैसे होगा? मतलब वैसे डायरिया प्रेजेंट नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता, लेकिन इंटेस्टाइन क्या करती है, कोशिश करती है उसको लिक्विड करने की, तो वहां पर वाटर जो फॉर्मेशन है या वाटर का जो सीक्रेशन जो है इंटेस्टाइन में वो ज्यादा हो जाता है, तो स्टूल तो पास नहीं होगा, लेकिन जो फ्लूइड है ना दोस्तों वो लीक होने लग जाता है, और कई बार होगा क्लाइंट के साथ ऐसा, तो उसको जो क्लाइंट है वो डायरिया समझ लेता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अभी हम अगला क्वेश्चन में इस बारे में बात भी करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि द क्लिनिकल इंडिकेटर्स identified by the nurse support the probable presence of fecal infection in a client। ठीक है, fecal infection is the condition in which client is unable to pass the stool। क्लाइंट चाहकर भी स्टूल को पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो फीकल मतलब क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो इंटेस्टाइन से बाहर नहीं आ पा रहा है, वो दिस कंडीशन इज फीकल इंफेक्शन। अब आपको क्लिनिकल इंडिकेटर्स बताने हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल इंडिकेटर्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द क्लाइंट ऑफ द फीकल इंफेक्शन, कि कौन कौन सी क्लिनिकल सिम्टम्स है दोस्तों वो ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प। बिल्कुल सही है दोस्तों, कि पेशेंट के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि जब वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा तो पेशेंट के हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होगी, यहां पर दे रखा है हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होगी, या हम कहें पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट वो इंक्रीज होता है उसके कारण होती है। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? बॉडी चाहती है वो बाहर निकले इसको, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉडी चाहती है कि भाई इस स्टूल को मैं क्या करूं, बाहर निकालूं। अब ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है दोस्तों ये ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण पेशेंट को होता है पेन फील। क्यों? क्योंकि वो स्टूल को तो बाहर निकाल नहीं पा रहा, तो उसके कारण उसे जो फील होता है दैट इज एब्डोमिनल क्रैम्प। तो एब्डोमिनल जो क्रैम्प है दोस्तों वो इसमें फील होता है। सेकंड है दोस्तों वो है आपका फीकल लिक्विड सीपेज। देखो ये भी प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइंट है ना दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, वो स्टूल पास करने जाएगा, स्टूल तो पास नहीं होता लेकिन कुछ लिक्विड बाहर आता है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन वाटर का जो सीक्रेशन है वो ज्यादा कर देती है। उसको लगता है कि भाई इस स्टूल को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अब वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करेगी दोस्तों, वाटर का सीक्रेशन क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अब इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इंटेस्टाइन के अंदर जब वाटर का सीक्रेशन बढ़ेगा तो उस क्लाइंट में क्या होता है दोस्तों, स्टूल तो बाहर नहीं आता, लेकिन जब वो स्ट्रेनिंग करेगा, फोर्स लगाएगा, तो उसके कारण कुछ फ्लूइड क्या हो जाता है दोस्तों, बाहर निकलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फीकल लिक्विड सीपेज, कि कुछ लिक्विड बाहर निकल रहा है जो कि किसके कारण है, जो मतलब लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो उसे हम फीकल लिक्विड सीपेज के नाम से जानते हैं। बट दिस इज नॉट स्टूल, ये स्टूल नहीं होता है, कुछ लिक्विड बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। थर्ड दे रखा है दोस्तों हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। तीन ऐसी डिसऑर्डर मैंने आपको अभी तक समझाए हैं जीआई ट्रैक्ट के अंदर जिसके अंदर हाइपर एक्टिव बाउल साउंड प्रेजेंट होती है। ऐसी साउंड फील होगी दैट इज गर्गलिंग साउंड। इसे हम बोरिगमी साउंड के नाम से भी जानते हैं, बोरिगमी साउंड। क्योंकि हाइपर पेरिस्टालसिस होगा तो उसके कारण साउंड सुनाई देगी, हाइपर पेरिस्टालसिस होगा, फ्लूइड वहां पर है ही, वाटर सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसके कारण बोरिगमी साउंड सुनाई देती है। अब ये बोरिगमी जो साउंड है ना, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन 2 more disorders other than this। मैंने आपको बताया कि 3 डिसऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होती है ये। एक डिसऑर्डर मैंने आपको बताया था, दिस इज प्रेजेंट इन डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम कैसी कंडीशन होती है कि जो गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो रैपिडली पास होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड डंपिंग सिंड्रोम। मेनली बिलरोथ जो प्रोसीजर है उनके बाद में ये होता है कि हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन करते हैं, काट दे स्टोमक को, तब होता है। एक डिजीज कौन सी बताई थी, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम होता है दोस्तों, उसके अंदर भी बोरिगमी साउंड या हाइपर एक्टिव बाउल साउंड प्रेजेंट होती है। और तीसरा जो डिसऑर्डर है वो आपके सामने आ गया, फीकल इंफेक्शन, इसके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है।
ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल, नहीं ये गलत है दोस्तों, ये नहीं है। ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल नहीं है, ये नहीं होता, क्योंकि ब्लीडिंग होने का वहां पर कोई वो नहीं है। डिक्रीज नंबर ऑफ बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट डिक्रीज क्यों होंगे भाई, ज्यादा होंगे ना, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। बाउल मूवमेंट क्या होते हैं दोस्तों, इंक्रीज होते हैं। अब आप कहोगे सर बाउल मूवमेंट मतलब स्टूल पास करना, भाई बाउल मूवमेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों कि वो क्लाइंट जाएगा बार बार, उसका अर्ज करेगा, इच्छा होगी, वो जाएगा बार बार, कई बार जाएगा वो, बट होगा नहीं उससे, है ना। हाँ निकलेगा क्या, सिर्फ कुछ लिक्विड निकलेगा, क्या दोस्तों, लिक्विड। तो ये डिक्रीज नहीं होगा, बाउल मूवमेंट्स उसके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, वो जाएगा जरूर लेकिन वो पास नहीं कर पाता है, तो इसका जो डिक्रीज की जगह इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे, राइट जो ऑप्शन होंगे, दैट विल बी एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीकल लिक्विड सीपेज, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। तो इसको लिख लो। चारों लिख लो। चौथा जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डिफिकेट बट कैन नॉट डू, इसमें लिख लो। फीकल इंफेक्शन के क्लाइंट में, फीकल इंफेक्शन के क्लाइंट में, फीकल इंफेक्शन के क्लाइंट में, फीकल इंफेक्शन के क्लाइंट में निम्न सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, में निम्न सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीकल इंफेक्शन क्लाइंट में निम्न सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला एब्डोमिनल क्रैम्प, ऐसे कैसे लिख लो, ये तीनों ऐसे कैसे लिख लो आप, 1 2 और 3। और फोर्थ और लिख लो, फोर्थ लिख लो अर्ज टू पास स्टूल, अर्ज टू पास स्टूल बट कैन नॉट डू इट, बट कैन नॉट डू इट, बट ऐसा कर नहीं पाएगा वो। दीज आर द 4 सिम्टम्स दैट आर प्रेजेंट इन द फीकल इंफेक्शन डिजीज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, एन ओल्डर एडल्ट क्लाइंट हु इज, एक सेकंड होना, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आएगा ओल्डर एडल्ट क्लाइंट से रिलेटेड ही। इस क्वेश्चन में ओल्डर एडल्ट काम नहीं आया, एक दूसरे क्वेश्चन के अंदर आएगा वो ना। एन ओल्डर एडल्ट क्लाइंट, ये वो क्वेश्चन है जिसमें ओल्डर एडल्ट का काम आएगा। वो क्वेश्चन है ओल्डर एडल्ट क्लाइंट हु इज एक्यूस्टोमेड टू टेकिंग एनिमाज, ठीक है। एक्यूस्टोमेड क्या होता है, एक्यूस्टोमेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो क्लाइंट है ना वो फैमिलियर है। क्लाइंट क्या होता है दोस्तों, फैमिलियर होता है टू टेकिंग एनिमाज पीरियडिकली टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन एडमिटेड टू लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, ठीक है। एक पेशेंट है दोस्तों, वो आपके पास हॉस्पिटल में आता रहता है, बहुत बार आता रहता है, आप देखते रहते हो उसको, और वो बिल्कुल नोन हो गया कि भाई मुझे एनिमा लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत सारे पेशेंट आपको हॉस्पिटल में ऐसे मिलेंगे, आएंगे, उनको डॉक्टर वो कहेगा सर मैंने कई दिन से स्टूल पास नहीं किया है, तो डॉक्टर को कहेगा लो ये सिरप लो, फिर वो हाथ जुड़ेगा, सर जी स्टूल मेरे को पता है सर, मेरे एनिमल लगाने से आता है, मैं कुछ भी पी लूँ मेरे आराम नहीं आता है, हाथ जोड़ते हैं। कई बार पेशेंट पेन एब्डोमेन करके आएगा, उसको आप कहोगे कि उसके डॉक्टर लिख देगा वोरोन डाइक्लोफिनिक सोडियम इंजेक्शन लिख देगा, वो हाथ जोड़ेगा, सर मेरे यहाँ ना टर्माडोल से ही आराम आता है, मतलब कि टर्माडोल जो ड्रग, ओपियोइड जो ड्रग है उसी से आराम आता है, इससे आराम नहीं आएगा। तो कई क्लाइंट फैमिलियर हो जाते हैं। ऐसे ये क्लाइंट जो है ना फैमिलियर है किससे, एनिमल से, बार बार वो एनिमल देता रहता है। क्यों, क्योंकि जो उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो पीरियडिकली है, बहुत लंबे टाइम टू टाइम वो लेता रहे इसको, ठीक है। क्लाइंट हुज एनिमल्स पीरियडिकली टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इज एडमिटेड टू लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के अंदर उसको क्या किया गया, एडमिट किया गया है। इन एडिशन टू मेडिकेशंस, अगर मेडिकेशंस के साथ में द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब बेड रेस्ट, उसने मेडिकेशंस दी, हेल्थ केयर प्रेस्क्राइबर ने, जो एससीपी है डॉक्टर ने, साथ में बेड रेस्ट के लिए कहा और एक रेगुलर डाइट के लिए कहा। विच एक्शन शुड द इंप्लीमेंट टू हेल्प प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम डेवलपिंग कॉन्स्टिपेशन। अब आपको ये कहना है कि भाई अब आप देखो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी का मतलब ये है दोस्तों कि काफी लंबे समय तक वो रहेगा वहां पे आपके पास, एक दिन 2 दिन नहीं रहेगा, उसे हम किस नाम जानते हैं, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन उस क्लाइंट के अंदर क्या करना है दोस्तों, प्रिवेंट करना है। तो कैसे आप उस क्लाइंट के अंदर प्रिवेंट करोगे, पहला दे रखा अरेंज टू हैव एनिमाज ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट, यहां पर ये गलत है, पहला इसलिए ये समझा रहा है इसको, और इस क्लाइंट को बार बार एनिमल लेकर, वो क्लाइंट जो है ना दोस्तों वो डिपेंडेंट हो चुका है एनिमा से, और हमको उसकी डिपेंडेंसी को हटाना है।
नहीं तो उसका कॉन्स्टिपेशन कभी सही नहीं हो पाएगा, वो डिपेंडेंट हो गया, हमेशा एनिमा लेगा तभी उसको ठीक होगा। लेकिन बार बार एनिमा लेने के कारण क्लाइंट कैन गोज इनटू, दो चीजें होंगी, बार बार लेगा तो उसके अंदर क्या बढ़ेगी, डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी, इसके अलावा डिहाइड्रेशन होगा, और बार बार जब एनिमा लगाएगा तो उसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। अब आप बताओ, ऐसे क्लाइंट को आप बार बार, वो पहले से इतना फेमिलियर है, अगर आप उसको और एनिमा देते रहोगे तो वो चला जाएगा घर, वो तो कहेगा ठीक है मेरा हो गया ठीक में, तो हम उसको एडमिट ही लॉन्ग टर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस हैबिट से दूर हो, तो एनिमा नहीं देंगे। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है, ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर डेली लैक्सेटिव फॉर द क्लाइंट। लैक्सेटिव भी वही काम करते हैं दोस्तों, स्टूल को सोपन करके और उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है, तो सेम काम ये भी करेंगे, ये भी डिपेंडेंसी कोज करेंगे, डिहाइड्रेशन कोज कर सकते हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, और क्लाइंट जो है उसको जब तक वो लैक्सेटिव नहीं लेगा ना दोस्तों, जब ये एड उड आते हैं ना कायम चूर्ण, ये नहीं यूज करने चाहिए। क्यों? अब यूज करोगे आपको मजा आएगा स्टार्टिंग में कि हाँ भाई बस हो गया, ठीक हो रहा हूँ, मेरा स्टूल पास हो रहा है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको दोगे आप, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी आ जाएगी उनके अंदर, जब तक वो नहीं लेंगे वो तब तक उनको कोई फायदा नहीं होगा, तो ये बेकार चीज है। इसलिए थर्ड क्या देखा दोस्तों, प्लेस ए कोमोड बाय द बेड साइड टू फैसिलिटेट डिफिकेशन। कोमोड मतलब जो स्टूल पास करवाने के लिए जो होता है वो कोमोड होता है, तो वो कह रहा है कि भाई उसको बेड साइड रखो ताकि वो स्टूल को क्या कर सके, आसानी से पास कर सके। अरे भाई क्लाइंट को देखो तो सही, ओल्डर एडल्ट है, हो सकता है कि उसको किसकी जरूरत पड़े दोस्तों, असिस्टेंस की जरूरत पड़े, हेल्प की जरूरत पड़े, वो वैसे भी लॉन्ग टर्म में एडमिट हुआ है, तो उसको हमें असिस्टेंस देने की क्या पड़ेगी दोस्तों, जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, हेल्प की जरूरत पड़ेगी उसे, असिस्टेंस मतलब ऑफर ए लार्ज ग्लास ऑफ प्रून जूस, हमें उसे हैबिचुअल बनाना पड़ेगा अच्छी चीजों के प्रति, कि उसको भाई कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं, हमें उसे प्रिवेंट करना है, इसे हम क्या करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है, डेवलप ही नहीं हो, तो हम उसके लिए क्या देंगे उसको दोस्तों, हाई फाइबर डाइट देंगे उसको हम, ठीक है, क्या देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करने वाली चीजें देंगे, तो वार्म वाटर देंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होगा, प्रून जूस देंगे जिसके अंदर क्या होगा, प्रून जूस मतलब फ्रूट जूस से रिलेटेड है, जैसे फ्रूट होते हैं, ऑरेंज होते हैं, वैसे प्रून होता है, तो प्रून जूस देंगे दोस्तों, लार्जर गिलास उसको डेली, और वार्म वाटर देंगे, उससे क्या होगा दोस्तों, उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होगा। फाइबर जो डाइट है वो देने से भी क्या होते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है ये, फ्लूइड, दूसरा वाटर दे रहे हैं तो फ्लूइड भी इंटेक भी इंक्रीज कर रहे हैं, वार्म दे रहे हैं पेरिस्टालसिस को भी बढ़ा रहा है, तो इस कारण से दोस्तों इस क्लाइंट को हम क्या ऑफर करेंगे, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफर ए लार्ज ग्लास ऑफ जूसेज, जूसेज याद रख लो, प्रून जूस को जरूरी नहीं है, विद वाटर विद इच मोर नहीं, ठीक है, लिखो इसके अंदर लिखो इसको मैं अलग तरीके से लिखा दो, लंबे ऐसे लिख देना, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित क्लाइंट में, कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित क्लाइंट में एनिमा एंड लैक्सेटिव्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंडेंसी कोमा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन इसी में इंक्लूड हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इम्बैलेंस कोज करती हैं, ऐसे क्लाइंट में हाई फ्लूइड एंड हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए, हाई फ्लूइड एंड हाई फाइबर डाइट। ब्रैकेट में लिख लो भाई, क्यों इस क्वेश्चन के अंदर आया है, तो आपको याद रहे, प्रून जूस विद वार्म वाटर प्लस वार्म वाटर, इसको हाईलाइट कर लो ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर ये है, देनी चाहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, एक क्लाइंट है उसको क्या है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है उसको, एंड द नर्स डिस्कसेज हाउ टू इंक्लूड मोर बल्क इन द डाइट, ठीक है, तो बल्क जो डाइट देते हैं ना दोस्तों, देखो बल्क
डाइट देने का मतलब क्या होता है? देखो डायरिया जो होता है ना, एक है डायरिया और एक कॉन्स्टिपेशन, समझो इसको आप, मैंने आपको शायद पहले समझाया भी है। एक डायरिया है जिसके अंदर स्टूल का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तभी तो उसको डायरिया बोल रहे हैं हम। तो इसके अंदर हम कैसी डाइट देंगे? लो फाइबर डाइट लिखा हुआ सकता है, या फिर लो रेजिड्यू डाइट लिखा हुआ सकता है, या लो बल्क। जबकि कॉन्स्टिपेशन में जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम कैसी डाइट देंगे? हाई फाइबर डाइट देंगे, या हाई रेजिड्यू डाइट देंगे, या हाई क्या देंगे दोस्तों? बल्क डाइट देंगे, हाई बल्क डाइट। तो वही किया गया इसमें, मोर बल्क ऐड किया गया है। क्यों करते हैं उसको समझाता हूं मैं। इस क्वेश्चन में पूछा यही है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि बल्क का मतलब क्या है। द नर्स कंक्लूड्स दैट लर्निंग हैज अकर्ड व्हेन द क्लाइंट स्टेट्स बल्क इन द डाइट प्रोमोट्स डिफिकेशन बाय। आपने क्लाइंट को समझाया कि भाई ये होता है बल्क, फिर आपने क्लाइंट से पूछा कि बताओ बल्क क्या है। अगर क्लाइंट सही जवाब दे देता है तो इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट है वो सीख चुका है, लर्निंग हैज बीन अकर्ड। जब क्लाइंट कहेगा कि बल्क जो डाइट के अंदर है वो डिफिकेशन को क्या करती है दोस्तों? प्रमोट करती है। बल्क इन द डाइट प्रमोट्स द डिफिकेशन। क्यों? कॉन्स्टिपेशन में यूज करें, हाई बल्क दे रहे हैं तो डिफिकेशन को प्रमोट करवाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में डिफिकेशन में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। कैसे करती है दोस्तों? पहला करें इरिटेटिंग द बाउल वॉल, कि बाउल वॉल को इरिटेट करती है। तो जो बल्क जो है वो इसको क्या नहीं करता दोस्तों? इरिटेट नहीं करता है, बाउल वॉल को इरिटेटिंग नहीं करता। इरिटेटिंग जो फूड है उनके बारे में हमने क्या किया था? डिस्कस किया था। वो सभी फूड क्या कर सकते हैं? बाउल को कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि कोला है वो कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है दोस्तों? आपका कोला कर सकता है। कैफीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चॉकलेट हो गई, कॉफी है, वो कर सकता है। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं वो कर सकते हैं। सिट्रस जो फ्रूट्स हैं वो कर सकते हैं। ग्लूटीन जो डाइट है वो कर सकती है। मिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, और एल्कोहल है। तो ये सब इरिटेट कर सकते हैं, बट बल्क नहीं करता है इरिटेट। और इसके कारण ऐसा भी नहीं होता कि डिफिकेशन क्या होगा? प्रमोट होगा, तो गलत है। स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा केमिकली, केमिकली कोई चेंज नहीं करता है भाई। बल्क फूड है वो केमिकली कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। केमिकली इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। चेंजेस जो होता है वो मैकेनिकली होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे होता है। तो ये भी केमिकल कोई भी चेंजेस नहीं होता है उसके अंदर। एक्टिंग ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो बल्क है वो काम नहीं करता है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा उसके कारण डायरिया हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा वो उसमें ट्रीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों दैट वुड बी फोर्थ, स्ट्रेचिंग इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स व्हिच कॉजेज इट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा मैं समझाता हूं। जैसे ही आप मतलब बल्क का मतलब क्या होगा? स्टूल की अमाउंट बढ़ रही है दोस्तों। सिंपल से वर्ड में समझो कि बल्क का मतलब क्या होगा? स्टूल की अमाउंट बढ़ रही है, फीकल मैटर की अमाउंट बढ़ रही है। अब आप बताओ फीकल मैटर की अमाउंट बढ़ेगी तो जो इंटेस्टाइन है वो स्ट्रेच होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो उसको बाहर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेगी। जब वो स्ट्रेच होता है, इंटेस्टाइन स्ट्रेच होगी, तो इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या होंगी? वो होंगी स्ट्रेच। और जब वो स्ट्रेच होती है ना तो हमेशा उनके अंदर क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन होता है, या हम कहीं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज होता है। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आगे की तरफ स्टूल पास होगा। तो उसके कारण क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन में क्या मिलेगी दोस्तों? हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। तो लिखो कॉन्स्टिपेशन के क्लाइंट को, कॉन्स्टिपेशन क्या लिख दिया मैंने? कॉन्स्टिपेशन के क्लाइंट को हाई बल्क डाइट दी जाती है। हाई बल्क डाइट दी जाती है। हाई बल्क डाइट दी जाती है। लिखो हाई बल्क स्ट्रेच द बाउल मतलब इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। तो रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन। ये स्टूल को पास करने में क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। हेल्प इन पासिंग द स्टूल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, खूब बच रहे हैं। आज कई सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, थोड़ी सी लंबी क्लास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है? क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर लाइगेशन ऑफ हेमरोइड्स। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको सर्जरी की गई है, लाइगेशन ऑफ हेमरोइड्स किया गया है उसके अंदर।
शेड्यूल किया गया उसके लिए, क्या नहीं गया, शेड्यूल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल किया गया है, किया नहीं गया है, क्या किया गया है, शेड्यूल किया गया है, दोनों में अंतर है, बात बताएंगे हम। किसके लिए, फॉर लाइगेशन ऑफ हेमोरॉइड्स के लिए। विच डाइट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑर्डर इन प्रिपरेशन फॉर दिस सर्जरी, सर्जरी से पहले कैसी डाइट दी जाएगी दोस्तों। भाई सिंपल सी बात है कि क्लाइंट किसका है, हेमोरॉइड का। अब हेमोरॉइड के क्लाइंट के अंदर अगर सर्जरी कर रहे हैं दोस्तों तो कहां पर करेंगे, ठीक है, जिस रीजन के ऊपर हम सर्जरी करेंगे दोस्तों वहां पर स्टूल तो नहीं होना चाहिए ना, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि स्टूल का फॉर्मेशन कम से कम हो, यही तो कोशिश करेंगे ना कि स्टूल का फॉर्मेशन क्या हो, कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम हो। और कम से कम करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि अगर आपको कम करना है तो कैसा ट्रीटमेंट दोगे आप, कम करना है तो आप उसको कैसा ट्रीटमेंट दोगे, आप उसको लो फाइबर, लो रेजिड्यू और लो बल्क डाइट दोगे, ठीक है, ऐसी डाइट देंगे हम। तो इस क्लाइंट को कैसी डाइट दी जाएगी दोस्तों, लो रेजिड्यू डाइट दी जाएगी। लेकिन जब इस क्लाइंट की सर्जरी हो जाएगी ना, उसके बाद हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि इस क्लाइंट के अंदर क्या नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, तब हम हाई फाइबर डाइट देते हैं, हाई रेजिड्यू डाइट देते हैं, हाई फ्लूइड डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो लो रेजिड्यू आएगा, बाकी के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले मैं आपको हेमोरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। HEMORRHOIDS, हेमोरॉइड्स जो है दोस्तों ये एनाल रीजन के अंदर these are the dilated and swollen varicose vein in anal region। जो एनाल जो रीजन है दोस्तों वहां के अंदर पाई जाने वाली मुड़ी हुई सी वेन जो कि कैसी हो गई हैं, डायलेटेड हो गई हैं और स्वेलन हो गई हैं, उनका प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, हेमोरॉइड्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है दोस्तों, हेमोरॉइड्स कहलाता है। हेमोरॉइड्स दो प्रकार का होता है, हेमोरॉइड्स जो है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और दूसरा जो होता है दोस्तों दैट इज इंटरनल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ऐसा हेमोरॉइड जो हमें बाहर से इंस्पेक्शन के द्वारा दिखाई दे, इंस्पेक्शन के द्वारा जो हमें बाहर से देखने पे क्या हो, दिखाई दे, जो वेन है वो बाहर की तरफ आ जाती है, वो डायलेटेड होती हैं, स्वेलोन होती हैं, थ्रोम्बस बन जाता है, वो दिखाई देती हैं, वो एक्सटर्नल। या सिंपल सी बात ये है, एक डेफिनेशन इसकी कि एनाल जो स्फिंक्टर है उससे नीचे की तरफ, एनाल स्फिंक्टर से नीचे की तरफ अगर वेरिकोज वेन डेवलप होता है बिलो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे। और अबोव स्फिंक्टर जो डेवलप होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इंटरनल हेमोरॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनकी 4 डिग्री होती है, हेमोरॉइड्स की 4 डिग्री होती है, हेमोरॉइड्स की 4 डिग्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। प्राइमरी के अंदर क्या होगा दोस्तों कि कोई भी जो मास है ना वो बाहर नहीं आएगा किसी भी कंडीशन के अंदर, मतलब मास का मतलब जो भी चीज आप वेन है वो डायलेट होकर बाहर आ रही है या प्रोलैप्स हो रही है वो बाहर की तरफ, तो वो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो मास जो होता है दोस्तों, मास डजंट कम आउटसाइड, कम आउटसाइड। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि जो मास जो है ना, मास कम आउटसाइड व्हेन स्ट्रेनिंग, ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग बट गोज बैक, मतलब पर्सन जब प्रेशर लगाता है ना, जोर लगाता है स्टूल को पास करने के लिए, तब वो मास बाहर आता है और फिर वापस से अंदर चला जाता है, तो वो कौन सी डिग्री का हेमोरॉइड हो गया दोस्तों, सेकंड डिग्री का हेमोरॉइड हो गया। थर्ड डिग्री जो हेमोरॉइड होगा ना दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा कि मास आउटसाइड आता है और फिर वापस नहीं जाता, बट नॉट गोज बैक, बट वापस नहीं जाता, तो ये थर्ड डिग्री का हेमोरॉइड हो गया। और फोर्थ डिग्री के में तो ऑलवेज बाहर ही रहता है, प्रोट्रूड आउटसाइड, इसका स्ट्रेनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा बाहर रहता है, तो प्रोट्रूड आउटसाइड, ठीक है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, फोर्थ डिग्री। इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो भी इस डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज में बाहर निकलेगा, पहली चीज बाहर ही नहीं आएगा, चाहे आप स्ट्रेनिंग करो, प्रेशर लगाओ, फर्स्ट डिग्री।
सेकंड डिग्री में क्या होगा दोस्तों, जब आप प्रेशर लगाओगे तब बाहर निकलेगा और फिर वापस से चला जाता है। थर्ड डिग्री में क्या होगा दोस्तों कि आपने प्रेशर लगाया तब वो बाहर आया लेकिन फिर वापस से अंदर नहीं गया, तो प्रेशर लगाया तब बाहर आया, ऐसे नहीं कि पहले से ही बाहर था। तो ये थर्ड डिग्री। और फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होता है, वो बाहर ही रहता है, वो आउटसाइड ही रहता है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, फोर्थ डिग्री कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। तो ईटियोलॉजी में एक ईटियोलॉजी तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों, पोर्टल हाइपरटेंशन। मैंने आपको बताया था कि पोर्टल वेन के अंदर जब ब्लड प्रेशर मोर देन 10 mm ऑफ Hg हो जाता है, लीवर सिरोसिस में हमने बात की थी, तो उसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, इसोफेजियल वेरिसेज, गैस्ट्रिक वेरिसेज और रेक्टल वेरिसेज। तो ये रेक्टल वेरिसेज होगा तो इसके कारण एनाल वेरिसेज होगा, और उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसको हेमरेज होगा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण भी होता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन लिख लो, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिखा हो सकता है कि इंक्रीज वेनस प्रेशर। जो इंक्रीज जो वेनस प्रेशर है ना दोस्तों, उसके कारण भी क्या हो सकता है, हेमोरॉइड्स हो सकता है। या फिर दोस्तों इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है ना दोस्तों, वो अगर किसी क्लाइंट में बढ़ जाता है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, उसको हेमोरॉइड्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, हेमोरॉइड्स ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या हो सकते हैं, अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है तो भी। देयर आर मोर चांसेज ऑफ प्रेगनेंसी भी इसका रिस्क फैक्टर है। अब आप पूछे प्रेगनेंसी कैसे इसका रिस्क फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट है ना, उसका जो यूट्रस है ना, वो प्रेशर कोज करता है इंफीरियर वेना कावा के ऊपर, और जब उसके ऊपर प्रेशर कोज होगा तो इंफीरियर वेना कावा आगे ब्लड को नहीं पहुंचा पा रहा प्रेशर के कारण। तो हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है। उस प्रेशर के कारण पोर्टल वेन में क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, या फिर वेनस जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके कारण भी क्या होती सकती है दोस्तों, जो हेमोरॉइड्स हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके रिस्क फैक्टर हैं जो डेवलप हो सकते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होगा दोस्तों, प्रेशर बढ़ेगा, रेक्टल प्रेशर डेवलप होगा क्लाइंट के अंदर। क्या डेवलप होगा दोस्तों, रेक्टल प्रेशर। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे और अदर में आप इसमें लिखना चाहो जैसे लिख सकते हो भाई, इरिटेशन हो, इरिटेशन के कारण भी हो सकता है, या स्ट्रेनिंग हो, क्लाइंट ज्यादा जोर लगाता हो, स्ट्रेनिंग किस कंडीशन में लगाएगा, कॉन्स्टिपेशन में, तो कॉन्स्टिपेशन के कारण भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, इनके कारण हो सकता है। चलो छोड़ो, यहाँ पर आओ, क्या क्या सिम्टम होंगे। एक तो रेक्टल प्रेशर, वेनस जो प्रेशर है दोस्तों वो इंक्रीज हुआ है तो उसके कारण क्लाइंट को रेक्टल प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पेन देखने को मिलेगा, रेक्टल पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी जो कि ब्राइट रेड होगी। ब्राइट रेड मतलब फ्रेश ब्लड आता है इसके अंदर, है ना, ऐसी वेन हो, वो जो ब्लड है वो ब्राइट रेड होगा ब्लीडिंग के कारण। और एक दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलेगी ईचिंग, रेक्टल ईचिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, रेक्टल ईचिंग। बस 4 सिम्टम याद रख लो, बहुत है, रेक्टल प्रेशर, रेक्टल पेन, ब्लीडिंग एंड रेक्टल ईचिंग। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं दोस्तों, प्रेजेंट होती हैं। रेक्टल पेन ज्यादातर डिफिकेशन के दौरान होता है, जब वो डिफिकेट करता है तब ज्यादा उसको पेन फील होता है। इसके बाद में इसका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है उसमें हम करते हैं दोस्तों प्रोक्टोस्कोपी। क्या करते हैं हम, प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। अब अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसके डिग्री पे आ जाते हैं। फर्स्ट डिग्री का जो मैनेजमेंट होता है दोस्तों, दैट इज स्क्लेरोथेरेपी। क्या करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, 5% फिनोल प्लस आलमंड ऑयल, इसका क्या लगाते हैं दोस्तों, इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्टली। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, स्क्लेरोथेरेपी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट डिग्री स्क्लेरोथेरेपी से क्या हो सकती है, ट्रीट हो सकती है। सेकेंड जो डिग्री है दोस्तों, इसके अंदर हम बैंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, बैंडिंग करते हैं, हेमोरॉइडल बैंडिंग। जो हेमोरॉइड से उनको क्या कर देते हैं, बैंड कर देते हैं, वहां की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो कुछ समय में टूटकर 5 से 7 दिन के अंदर क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, बैंडिंग के नाम से जानते हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों के अंदर ही दोस्तों क्या की जाती है, हेमोरॉइडेक्टोमी की जाती है। हेमोरॉइडेक्टोमी सर्जरी की जाती है, हेमोरॉइडेक्टोमी। हेमोरॉइड को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, हेमोरॉइडेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बैंडिंग बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो आप, लाइगेशन, बांधना। क्या बोल सकते हो इसको, लाइगेशन भी बोल सकते हो कि उसको बांधा जा रहा है। तो ये जो सर्जरी है वो सेकंड डिग्री में, फर्स्ट डिग्री के अंदर स्क्लेरोथेरेपी से काम चल जाएगा, सेकंड डिग्री में स्क्लेरोथेरेपी काम नहीं करेगी, बैंडिंग एंड लाइगेशन करेंगे, और थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री होगा तो दोस्तों से हमें क्या करना पड़ेगा, हेमोरॉइड को रिमूव ही करना पड़ेगा। ठीक है, हेमोरॉइडेक्टोमी करना पड़ेगा।
अब हम बात करते हैं दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों डाइट की, तो डाइट में दोस्तों उस क्लाइंट को हम हाई फाइबर डाइट देंगे, हाई फ्लूइड देंगे, मतलब फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करेंगे। हाई फ्लूइड तो क्या लिखूंगा, फ्लूइड इनटेक जो है उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों उसको जो प्रोटीन है वो भी क्या दी जाएगी, हाई प्रोटीन डाइट दी जाएगी, हाई प्रोटीन डाइट दी जाएगी, ताकि हीलिंग क्या हो दोस्तों, जल्दी हो, ताकि हीलिंग क्या हो दोस्तों, जल्दी हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइट में। सेकंड दोस्तों पोजीशन। पोजीशन में दोस्तों ज्यादातर जो क्लाइंट है उसको ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को कम करने के लिए क्या तो हम एक तो प्रोन पोजीशन देते हैं या फिर साइड लाइंग पोजीशन देंगे। प्रोन या साइड लाइंग जो पोजीशन है वो दी जाती है। ध्यान रखना कि ऐसे क्लाइंट के अंदर हमें अवॉइड करनी है सिटिंग पोजीशन, अवॉइड सिटिंग पोजीशन। क्यों? क्योंकि सिटिंग जो पोजीशन है वो इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है दोस्तों इसको इंक्रीज करती है, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होने के कारण क्या हुआ है दोस्तों, हेमोरॉइड्स हुआ है। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसको करेगा। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को कौन सा बात देते हैं, सिज बात प्रोवाइड करते हैं, सिज बात। सिज बात में से क्लाइंट को क्या करेंगे दोस्तों, प्रोवाइड करेंगे, तो सिज बात दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को हम क्या देंगे, स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल जो सॉफ्टनर है दोस्तों वो देंगे। क्लाइंट को हम मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन कोमा रिएक्शनरी हेमरेज, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी हेमरेज। अभी समझाता हूं मैं इसको आपको, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी हेमरेज। एक्चुअली में दोस्तों ये जो सर्जरी होती है ना, इसमें लिख लो आफ्टर हेमरोइडेक्टोमी, आफ्टर हेमरोइडेक्टोमी के बाद में जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर 3 कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, यूरिनरी रिटेंशन, इसलिए हमें सर्जरी के बाद में क्लाइंट के अंदर क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन को देखना पड़ेगा। सेकंड रिएक्शनरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज में क्या होता है दोस्तों कि सर्जरी के बाद लगभग 4 से और 24 घंटे के बीच में क्लाइंट को ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, रिएक्शनरी हेमरेज। और अगर ये जो ब्लीडिंग है ये 24 घंटे के बाद हो, सर्जरी के 24 घंटे के बाद हो दोस्तों, तो उसे हम सेकेंडरी हेमरेज के नाम से जानते हैं। लेकिन ज्यादातर 24 घंटे के बाद नहीं होती है, मेनली ये 5वें से 7वें दिन के बीच में होती है। 5वें से जो 7वां जो दिन होता है ना दोस्तों, उस दौरान ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो इसे हम सेकेंडरी हेमरेज के नाम से जानते हैं। तो हमें क्लाइंट के अंदर इस चीज को भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैनेजमेंट हो गया, और कुछ आएगा तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करवा दूंगा। अब इसमें दे रखा है दोस्तों कि भाई क्लाइंट है उसको हेमरोइड से पहले है। अब जहां पर आप सर्जरी कर रहे हो दोस्तों, उससे पहले उस एरिया क्या होना चाहिए, वहां पर स्टूल का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कहीं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप सर्जरी नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए क्लाइंट को कैसी डाइट दी जाती है, लो रेजिड्यू डाइट। लेकिन ये क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं होता, सीधा ये पूछता कि भाई हेमरोइड्स में कैसी डाइट देते हैं, तो हम सिंपल सी बात लिखते हैं, हाई फाइबर लिखते हैं और हाई फ्लूइड डाइट लिखते हैं। और हेमरोइडेक्टोमी के बाद कौन सी डाइट देते हैं, तो हाई प्रोटीन और जोड़ देते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि हीलिंग करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। हाई फाइबर देते, इसके बाद में हीलिंग करने के लिए हम उसे हाई प्रोटीन देते और हाई फाइबर के साथ हाई फ्लूइड देते, बस वो हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है हेमरोइडेक्टोमी सर्जरी होने वाली है, तो कौन सी दी जाएगी, तो लो रेजिड्यू डाइट दी जाएगी, ताकि स्टूल का फॉर्मेशन कम हो और पेशेंट को कम, स्टूल का फॉर्मेशन कम करने के लिए हम क्या देंगे, उसे लो रेजिड्यू डाइट देते हैं। पहला दे रखा है दोस्तों इसमें ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली में ये अपर जीआई प्रॉब्लम जो होती है ना उनके अंदर दी जाती है। अपर जीआई ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम होती है उनके अंदर हम ये डाइट देते हैं। मतलब क्लाइंट को मान लो च्यूइंग में प्रॉब्लम हो, तब हम ये ब्लेंड डाइट दे सकते हैं क्लाइंट को। ठीक है, तो यहां पर भी इसको देने की कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपर जीआई कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर लिक्विड, हाँ क्लियर लिक्विड दिया जा सकता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे क्लियर लिक्विड दे दो, स्टूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट क्लियर लिक्विड डजंट मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पेशेंट। भाई अगर सिर्फ वो क्लियर लिक्विड ही लेगा तो उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो तो पूरी नहीं हो पाएगी ना, इसलिए हम क्लियर लिक्विड नहीं देते हैं। नहीं तो क्लियर लिक्विड लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, लेकिन ये न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं करेगा। हाई प्रोटीन, तो यहां पर हाई प्रोटीन देने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्लाइंट को मेनली क्या देंगे दोस्तों, लो रेजिड्यू डाइट देंगे। हाई प्रोटीन हम कब देंगे क्लाइंट को, क्लाइंट को हम हाई प्रोटीन डाइट तब देंगे जब क्लाइंट की सर्जरी हो जाती है, और सर्जरी के बाद में दोस्तों हम क्लाइंट को कौन सी डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। सर्जरी के बाद में हम क्लाइंट को क्या देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। तो लिखो
देखो देखो हेमरोइड की सर्जरी से पहले, हेमरोइड की सर्जरी से पहले, हेमरोइड की सर्जरी से पहले क्लाइंट को लो रेजिड्यू डाइट दी जाती है, लो रेजिड्यू डाइट दी जाती है। हेमरोइड सर्जरी से पहले, हेमरोइड की कोई भी सर्जरी हो रही है उससे पहले लो रेजिड्यू डाइट दी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ हेमरोइड्स। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको हेमरोइड की क्या है, डायग्नोसिस है। तो डायलेटेड वेरिकोज वेन इन एनाल रीजन, जो दैट हैज बीन स्वेलन, डायलेटेड एंड वेरिकोज वेन, इट इज नोन एज हेमरोइड्स। ठीक है, डायलेटेड स्वेलन वेरिकोज वेन इन एनाल रीजन इज नोन एज हेमरोइड। रिवाइज करवा दिया मैंने आपको। विच फैक्टर इन द क्लाइंट्स हिस्ट्री प्रोबेबली प्लेड ए रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस क्लाइंट हेमरोइड्स। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं दोस्तों जिनके कारण जो क्लाइंट है उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, हेमरोइड्स देखने को मिल सकता है। पहला है कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल सही है दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंक्रीज करता है किसको, स्ट्रेनिंग को, और स्ट्रेनिंग के कारण जो प्रेशर जो है वो वेनस प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वेनस प्रेशर इंक्रीज होने के कारण दोस्तों वेरिकोज वेन क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, वेरिकोज वेन क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। इसलिए मैंने आपको एक बताया था इसका कि एक इसका रिस्क फैक्टर जो होता है दैट इज पोर्टल हाइपरटेंशन, कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण भी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। एक मैंने आपको बताया था दोस्तों इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, कि इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए तो भी हो सकता है, इसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, हेमरोइड डेवलप हो सकता है। इसके बाद है दोस्तों हाइपरटेंशन, बिल्कुल गलत है, हाइपरटेंशन नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि इंक्रीज वेनस प्रेशर, तब ये सही हो सकता है, इंक्रीज वेनस प्रेशर हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन हाइपरटेंशन नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद ईटिंग स्पाइसी फूड, भाई स्पाइसी फूड खाने के कारण नहीं होता है कभी भी। हाँ, अगर हेमरोइड हो रखा है तब आप स्पाइसी फूड अवॉइड करोगे, क्यों, क्योंकि स्पाइसी फूड क्या करता है, हेमरोइड को और इरिटेट कर देता है। लेकिन सिर्फ स्पाइसी फूड खाने के कारण जो वेन है वो डायलेट हो जाएंगी दोस्तों, वो बिल्कुल गलत है, इसलिए यहां पर ईटिंग स्पाइसी फूड नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। तो यहां पर हमने पढ़ा है, एक ही पढ़ा है अभी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसके बाद में बाउल इनकॉन्टिनेंस, अरे भाई बाउल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, मान लो पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, स्टूल पास कर रहा है, तो उसके कारण उसे कैसे हो सकता है, कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है, स्ट्रेनिंग बिल्कुल ना के बराबर है, तो उसके कारण कभी भी नहीं होगा उसे, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट क्या आएगा दोस्तों, नंबरस प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसीज के कारण हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के कारण क्या हो सकता है, कि प्रेगनेंसी के अंदर जो यूट्रस है ये इंफीरियर वेना कावा के ऊपर प्रेशर डालता है, और उसको जब वो प्रेस करेगा तो उसके कारण वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा, और वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसके कारण से डेवलप हो सकता है। तो प्रेगनेंसी भी है इसका एक रिस्क फैक्टर, एक इसका रिस्क फैक्टर दोस्तों कॉन्स्टिपेशन भी है, इसका जो रिस्क फैक्टर है इंक्रीज स्ट्रेनिंग भी है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का इंक्रीज होना है, वेनस जो प्रेशर है दोस्तों उसका इंक्रीज होना भी है, और पोर्टल हाइपर टेंशन भी है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दैट वुड बी फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो लिख लो, लिखो हेमरोइड के क्लाइंट में हेमरोइड के रिस्क फैक्टर निम्न है, ऐसे लिख लो, हेमरोइड के निम्न रिस्क फैक्टर होते हैं, निम्न रिस्क फैक्टर होते हैं, निम्न रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर लिख लो इंक्रीज, या इंक्रीज क्यों लिखनी है, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, इसमें लिख लो सेकंड इंक्रीज वेनस प्रेशर, इंक्रीज वेनस प्रेशर, थर्ड लिख लो इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, चौथा लिख लो इसके अंदर आप स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब प्रेशर लगाना, ब्रैकेट में लिख लो कॉन्स्टिपेशन, और पांचवा इसके अंदर आप लिख लो प्रेगनेंसी। ठीक है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट हैज डायग्नोसिस ऑफ हेमरोइड्स, भाई हेमरोइड्स के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, विच साइन एंड सिम्टम्स डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट। मैंने आपको समझाया हुआ है, हेमरोइड्स आर द
डायलेटेड स्वेलन वेरिकोज वेन इन एनल रीजन इज नोन एज हेमरोइड्स। हेमरोइड्स दो प्रकार का हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल हेमरोइड्स। चार उसकी डिग्री हो सकती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो होता है हेमरोइड्स, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो मास है वो बाहर नहीं आता है, ठीक है। सेकंड डिग्री के अंदर क्या होगा, जब वो स्ट्रेनिंग करेगा तो उस दौरान बाहर आएगा, वापस अंदर चला जाता है। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होगा, स्ट्रेनिंग करेगा, बाहर आएगा, वापस अंदर नहीं जाएगा। फोर्थ डिग्री में हमेशा प्रोट्रूड रहता है, बाहर की तरफ रहता है। फर्स्ट डिग्री का जो ट्रीटमेंट है वो क्या, स्क्लेरोथेरेपी है। सेकंड डिग्री का जो है बेंडिंग या लाइगेशन है। थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री दोनों का क्या है, हेमरोइडेक्टोमी है। फिर इसके हमने क्लिनिकल जो डायग्नोस्टिक वाले उसमें प्रोक्टोस्कोपी देखा था, और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें चार मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने इसके अंदर देखे थे। इंक्रीज रेक्टल प्रेशर हो जाता है, इंक्रीज रेक्टल प्रेशर होगा, रेक्टल जो पेन है दोस्तों वो फील होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग होने लग जाती है और इचिंग होती है। तो देख लो इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। पहला देखा है फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस नहीं होगा, क्यों होगा डेवलपमेंट, कोई इसका रीजन नहीं है। एनाल इचिंग, बिल्कुल सही है, एनाल इचिंग डेवलप होता है। ब्लड इन स्टूल, ये भी बिल्कुल सही है। रेक्टल प्रेशर डेवलप होता है, हाँ जी होता है। और पेन वेल डिफिकेटिंग, ये भी सही है, सारे ही हैं। पेन वेन डिफिकेटिंग होगा तो भी होगा, बस एक फ्लैटुलेंस को छोड़ के सारे इसके क्या है दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। एनाल इचिंग भी है, ब्लड इन स्टूल भी है, रेक्टल प्रेशर भी है, पेन वेन डिफिकेटिंग भी है। लिखो इसमें, लिखो हेमोरॉइड में मैं लिखूंगा क्या, इसमें लिख लो ऐसे कैसे। हेमोरॉइड में निम्न क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। हेमोरॉइड में निम्न क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, निम्न क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये चारों देखने को मिलते हैं बस। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने क्या है, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी ऑर्डर्ड इनिशियली फॉर ए क्लाइंट हु हैड हेमरोइडेक्टोमी, हु हैड हेमरोइडेक्टोमी। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों जो इनिशियली शुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी ऑर्डर्ड, इनिशियली शुरू में, फॉर ए क्लाइंट हु हैड, कोई क्लाइंट की भी सर्जरी हुई है हेमरोइडेक्टोमी, और आपको अंदर ये देखना है कि उस क्लाइंट के अंदर क्या क्या चीजें आप क्या करोगे दोस्तों, शुड द नर्स एंटिसिपेट कि ये चीजें ऑर्डर की जाएंगी उसके अंदर। पहली बात है गिविंग एन एनिमा, ये गलत है। शुरू में एनिमा दिया ही नहीं जाता है दोस्तों, इंजरी कोज कर देगा वो। तो बाद में कुछ दिनों के बाद में जब हीलिंग हो जाती है ना तब एनिमा दे सकते हैं, उससे पहले एनिमा नहीं देते हैं, बिल्कुल गलत। अप्लाइंग मॉइस्ट हीट, बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे कि सिज बाथ, क्लाइंट को हम सिज बाथ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सिज बाथ। ये बिल्कुल सही है, जो सिज बाथ है दोस्तों वो दिया जाता है। सिज बाथ कोजेज वैसोडाइलेशन, और वैसोडाइलेशन होगा तो जो ब्लड की अमाउंट है वो बढ़ेगी, और ब्लड की अमाउंट होगी तो दैट हेल्प इन हीलिंग, हीलिंग में क्या करेगा वो हेल्प करेगा, इसलिए सिज बाथ दिया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टूल सॉफ्टनर, हाँ स्टूल सॉफ्टनर भी क्या किए जाएंगे दोस्तों, एडवाइस किए जाएंगे। स्टूल सॉफ्टनर एडवाइस किए जाएंगे, बट एनिमा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके कारण क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। एनकरेजिंग द शॉवर्स एज नीडेड, नहीं। ठीक है, शावर एनकरेज नहीं करते हैं, मेन किसको करते हैं हम, सिज बात को करते हैं। वैसे बात को हम इंक्रीज नहीं करते, मेनली सिज बात जो है दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, सिज बात दोनों काम करता है, वैसोडाइलेशन करता है, क्लीन भी करता है एरिया को, इस एरिया को क्लीन करने का भी काम करता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग ओक्लूसिव ड्रेसिंग टू द एरिया, बिल्कुल गलत है। कभी भी जो ड्रेसिंग वो ओक्लूसिव नहीं करते हैं सर्जरी के बाद में, कि जो ओक्लूजन कोज कर रही हो, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रही हो, ऐसी जो ड्रेसिंग वो नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी गलत हो गया। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो क्या होगा कि ऐसे क्लाइंट के अंदर अप्लाइंग मॉइस्ट हीट एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टूल सॉफ्टनर, सेकंड एंड थर्ड वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिख लो, लिखो हेमरोइडेक्टोमी के बाद, टोमी के बाद क्लाइंट में मॉइस्ट हीट, ब्रैकेट में लिख लो, सिज बाथ एंड स्टूल सॉफ्टनर, मैंने आपको ट्रीटमेंट में लिखा भी रखा है वहां पे, स्टूल सॉफ्टनर को प्रमोट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, दिया जाता है, लिख लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने वो क्या है कि एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग द हेपेटाइटिस बी वायरस। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको डायग्नोज किया गया है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। मैंने पहले सारे हेपेटाइटिस आपको करवा रखे हैं। हेपेटाइटिस जो ए है फिकोरल रूट से होता है, हेपेटाइटिस ई है वो भी फिकोरल रूट से होता है, बाकी के जितने भी होते हैं वो पेरेंटल रूट से होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात की है हमने। हेपेटाइटिस जो बी है उसका मोस्ट कॉमन जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल होता है, और हेपेटाइटिस जो सी है उसका मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसमिशन से होता है।
उसके अलावा बी, ठीक है, सी और डी, वो किसी से भी पेरेंटल किसी से भी हो सकते हैं वो, ठीक है, चाहे आप पेरेंटल मतलब कोई नीडल चली गई ना अगर, तो उससे हो सकते हैं, अगर वो कॉन्टेक्टेड है ब्लड से उस पेशेंट के, तो वो डायरेक्टली होगा। लेकिन मोस्ट कॉमनली पूछे तो हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल होता है मोस्ट कॉमन, और हेपेटाइटिस जो सी है वो मोस्ट कॉमन किससे होता है दोस्तों, आपके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, या फिर हम प्रेकिंग कहें, पेरेंटल रूट से कहें, वो मोस्ट कॉमन होता है। तो एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग द हेपेटाइटिस बी वायरस, द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट्स हेल्थ हिस्ट्री फॉर पॉसिबल सिचुएशन इन विच एक्सपोजर मे हैव अकर्ड, ठीक है, कि भाई एक जो क्लाइंट है दोस्तों उसका डायग्नोज किया गया है, नर्स रिव्यू करती है क्लाइंट की हिस्ट्री को, और वो ये देख रही है भाई ऐसी कौन सी हिस्ट्री है जो ये हमें बताती है कि भाई क्लाइंट को हो सकता है उसके कारण से हुआ होगा। विच इवेंट डज द नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, हमें क्या लगता है इन चारों में से किसके कारण उसको क्या हुआ होगा दोस्तों, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुआ होगा। पहला दे रखा है हैड ए स्मॉल टैटू ऑन द आर्म्स 3 months अगो, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो अगर वो पॉजिटिव है तो टाइम लगा होगा, तो इसके थोड़ा डायग्नोसिस में थोड़ा टाइम भी लगता है, पहली बात वो भी ठीक हो गया, और दूसरा टैटू बना है तो टैटू नीडल से बनता है, तो पेरेंटल रूट से, तो पेरेंटल रूट से आपके बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था उसमें सी था ऑप्शन वे टैटू के कारण, तो ऐसे नहीं कि बी नहीं हो सकता, मैंने वहां भी बताया था कि बी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा देखने को मिलता है सी ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, पेरेंट रूट से सी ज्यादा देखने को मिलता है सेक्सुअल से हो, लेकिन बी भी हो सकता है। अब यहाँ पर बी हुआ है उसको, ठीक है, अभी तक हमारा आंसर ये बिल्कुल सही रहेगा कि उसने टैटू बनवाया होगा उसके कारण होगा। असिस्टेड इन द इमरजेंसी बर्थ ऑफ ए बेबी 2 weeks अगो, देखो दोनों चीजें ही है इसमें, भाई 2 वीक पहले हुआ है तो ज्यादातर उसके जो डायग्नोसिस है वो पॉजिटिव नहीं आएगी, जबकि इसमें डायग्नोज हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है दोस्तों, असिस्टेड कर रखा है तो उसमें यहाँ नहीं ये दे रखा कि कहीं भी निडल प्रिक हुई है, क्या हुआ है, ऐसी चीज भी हमें नहीं दे रखी, तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसके कारण हुआ होगा, बिल्कुल गलत है। वर्कड फॉर ए मंथ इन एन अनडेवलप्ड एरिया इन मैक्सिको 4 months अगो, मैक्सिको जो कंट्री है ना उसके अंदर, जो अमेरिका के जस्ट नीचे है वो कंट्री, ठीक है, जैसे ये अलास्का का रीजन आता है, फिर ये अमेरिका का रीजन आता है, सॉरी कनाडा आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर यहाँ पर मैक्सिको आती है, ऐसी कंट्री। तो वर्क फॉर ए मंथ इन एन अनडेवलप्ड, उसने भाई अनडेवलप्ड उसमें काम किया है, भाई अनडेवलप्ड में काम करने के कारण तो नहीं होता ना हेपेटाइटिस बी। हाँ हेपेटाइटिस ए और ई पे फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि अगर सैनिटेशन नहीं होगा तो उसके कारण से फूड सैनिटरी नहीं होगी, फूड सैनिटेशन नहीं होगा तो हाइजीनिक फूड नहीं मिलेगा, तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस ए और ई के होने की रिस्क रहता है। लेकिन बी का यहाँ पर कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अटेंडेड एन इकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस इन ए लार्ज अर्बन सेंटर 2 months अगो, भाई लार्ज अर्बन सेंटर के अंदर हुआ है तो उसके कारण कोई निडल प्रिक थोड़ी हो गई होगी उसको, या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या ऐसी कोई चीजें हो, तो ऐसी चीज नहीं देखने को मिलती है। या हेपेटाइटिस भी वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी फैल सकता है, मदर टू बेबी भी जा सकता है। तो लार्ज अर्बन सेंटर में उसने क्या किया दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी इकोलॉजिकल पे, ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी लार्ज अर्बन सेंटर में। तो लार्ज अर्बन सेंटर ऐसी जो जगह होती है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं, न कि हेपेटाइटिस होने की रिस्क ज्यादा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आप कह सकते थे कि भाई अनडेवलप्ड काम कंट्री में उसने काम किया है, अनडेवलप्ड जगह पे काम किया है मैक्सिको के अंदर, तो उसके अंदर सैनिटेशन नहीं है वहां पे, तो वहां पर हेपेटाइटिस ए एंड ई हो सकते हैं, लेकिन बी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा, ठीक है। तो लिखो लिखो टैटू बनवाने से, टैटू बनवाने के कारण, टैटू बनवाने के कारण इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड नीडल से पेशेंट को हेपेटाइटिस बी एंड सी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो सकता है। अब उसे डी नहीं हो सकता, डी तभी होता है जब पेशेंट को बी हो जाता है ना, तभी डी देखने को मिलता है, हो सकता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक क्लाइंट हु इज रिसीविंग टीपीएन, देखो आपको अगर टीपीएन की क्लासेस देखनी है, ठीक है, और एक कोलोस्टोमी क्लासेस देखनी है ना, या फिर क्रैच वॉकिंग की क्लास देखनी है, अर्जुन सर की बहुत अच्छी क्रैच वॉकिंग की क्लास है, उसको जरूर देखना, मैं 2-3 क्लास आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर देखो आप प्लीज, ठीक है। सर की टीपीएन की क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, कोलोस्टोमी की क्लास है सर की, वो भी जरूर देखना, ये 3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपीएन आप वहां से पूरा पूरा पढ़ लो, ठीक है। एक क्लाइंट हु इज रिसीविंग टीपीएन रिपोर्ट्स एक्सपीरियंसिंग नोजिया, थ्रस्ट एंड हेडेक, उस क्लाइंट के अंदर एक तो नोजिया हो रहा है, एक थ्रस्ट डेवलप हुई है और एक हेडेक डेवलप हुआ है। फिजिकल क्लिनिकल विच क्लिनिकल फैक्टर शुड द नर्स मॉनिटर इनिशियली टू फर्दर असेस द क्लाइंट, तो सबसे पहले नर्स को क्या असेस करना चाहिए इन चारों में से, ब्लड ग्लूकोज, यूरिनरी आउटपुट, ब्लड प्रेशर और ओरल टेम्परेचर, बताओ चारों चीजों में से उस क्लाइंट को सबसे पहले क्या असेस कर, सॉरी उस क्लाइंट का नर्स को क्या असेस करना चाहिए, जिस क्लाइंट को आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो आप उसको, ठीक है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन आप बाहर से दे रहे हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वो कहलाता है, ठीक है, उसके अंदर हर चीजें क्या होती है, अवेलेबल होती हैं। तो
मतलब मुंह से नहीं दे रहे हैं, पेरेंटली मतलब हम आईवी फॉर्म में दे रहे हैं उसको, आईएम नहीं देते हैं ये तो कम से कम। पेरेंटल का मतलब वैसे सब होता है, आईएम भी होता है आपका, सबक्यूटेनियस भी होता है, बट यहाँ पर आईवी फॉर्म में हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे थे। तो क्लाइंट को देखा कि नोजिया, थ्रस्ट और हेडेक डेवलप हो गया, विच क्लिनिकल फैक्टर्स टू द नर्स। तो नर्स को सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले क्या चीज असेस करनी चाहिए कि वो बाकी काम वो स्टेटस बाद में असेस करेगी। पहला दे रखा है दोस्तों इसमें ब्लड ग्लूकोज, अभी तक मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि उस क्लाइंट को ना नोजिया है, थ्रस्ट है और हेडेक है, ये तीनों चीजें हैं ना, ये सजेस्ट कर रही हैं कि उस क्लाइंट को क्या हो सकता है दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसेमिया। हाँ, अगर यहां पर लिखा हुआ होता दोस्तों कि हेडेक के साथ क्लाइंट को डायफोरेसिस है तो ये हाइपोग्लाइसेमिया को सजेस्ट करता, लेकिन तब भी हम ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर तो फिर भी हमारा आ ही जाता। तो दोस्तों उस क्लाइंट के अंदर किसके सिम्टम देख रहे हैं? हाइपरग्लाइसेमिया के। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे। यूरिनरी आउटपुट यहां पर असेस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप क्लाइंट को अगर यूरिन आउटपुट असेस करोगे तो आपको इनटेक का पता होना चाहिए। अब आप इनटेक आउटपुट कर ही नहीं रहे हो, अब क्लाइंट को इनटेक पता ही नहीं, हो सकता है कि क्लाइंट ने इनटेक ज्यादा कर लिया उसके कारण आउटपुट ज्यादा हो रहा हो, या क्लाइंट ने इनटेक कम किया हो, नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो वो आपको पता नहीं चल पाता है कि भाई कितना हो रहा है। तो वो चीजें जरूरी है दोस्तों, और एकदम से यूरिन आउटपुट हमें बाकी की चीज सजेस्ट नहीं कर पाएगा, और यूरिन आउटपुट जो होता है ना वो लेस इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों के अंदर। भाई आपको इनिशियल असेसमेंट करना है तो आप बीपी करोगे, पल्स करोगे, रेस्पिरेशन करोगे, शुगर करोगे, तो यूरिन आउटपुट यहां पर नहीं किया जाएगा। थर्ड है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग सर लेकिन ब्लड प्रेशर क्यों नहीं किया, ब्लड ग्लूकोज क्यों किया? भाई ब्लड प्रेशर यहां पर है ना इसलिए नहीं किया कि अगर क्वेश्चन में ये होता है ना कि क्लाइंट को हेडेक है, क्लाइंट को क्या है दोस्तों, हेडेक है, और बाकी के सिम्टम्स नहीं दिए हुए होते, तो मैं सबसे पहले बीपी चेक करता। तब क्लाइंट को हो सकता है कि भाई टीपीएन ज्यादा देने के कारण जो फ्लूइड ज्यादा गया होगा, हो सकता है उसके कारण हाइपरटेंशन हो गया हो क्लाइंट को। लेकिन यहां पर है ना हेडेक के साथ में उसको थ्रस्ट भी है और नोजिया भी है, तो ये किस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं? हाइपरग्लाइसेमिया को सजेस्ट कर रहे हैं ये। इसलिए पहला मैं शुगर करूंगा फिर मैं बीपी करूंगा, पहले मैं शुगर करूंगा फिर मैं बीपी करूंगा, इसलिए यहां पर ये गलत हो जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस दूंगा मैं इसको। ओरल टेम्परेचर, दिस इज रबिश, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओरल टेम्परेचर इन्फेक्शन को शो करता है भाई, ये लंबे टाइम से होता है, एकदम से थोड़ी इधर टीपीएन दिया इधर इन्फेक्शन हो गया आपको, तो वो डायरेक्टली डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बाद में किया जाएगा, अभी नहीं करेंगे हम टेम्परेचर इसको। तो मेन क्या है दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज एग्जामिनेशन करेंगे। तो लिखो, अगर टीपीएन देते समय, अगर टीपीएन देते समय, अगर टीपीएन देते समय क्लाइंट को नोजिया, थ्रस्ट एंड हेडेक डेवलप होता है, हेडेक डेवलप होता है, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया के साइन हैं, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया के साइन हैं, साइन हो सकते हैं, ऐसे लिखो कि साइन हो सकते हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट में इनिशियल असेसमेंट ब्लड ग्लूकोज का होना चाहिए, इनिशियल असेसमेंट ब्लड ग्लूकोज का होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, ज्यादा नहीं बच रहे हैं, मेरे को करवाना भी जरूरी था पूरे। ए लो रेजिड्यू डाइट इज रिकमेंडेड, ठीक है, सिंपल से ध्यान रखो। लो रेजिड्यू का मतलब समझ लो आप कि आपको है ना स्टूल का फॉर्मेशन कम करना है। स्टूल का फॉर्मेशन क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्लाइंट के अंदर कम करना है। अब स्टूल का फॉर्मेशन किस डिजीज में कम करते हैं भाई? डायरिया में कम करते हैं। तो डायरिया के अंदर हम जो डाइट देते हैं दोस्तों वो कैसी देते हैं? लो रेजिड्यू डाइट देते हैं। जबकि कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? हाई रेजिड्यू डाइट देते हैं। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों? हाई रेजिड्यू डाइट देंगे। अगर डाइट जो है वो हाई रेजिड्यू है तो इसके अंदर हम फाइबर क्या देंगे दोस्तों? ज्यादा देंगे। हाई रेजिड्यू है तो फाइबर क्या देंगे? ज्यादा देंगे। वैसे भी कॉन्स्टिपेशन में हम जानते हैं कि हम हाई फाइबर डाइट क्या करते हैं दोस्तों? प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई लो रेजिड्यू डाइट देनी है आपको क्लाइंट को, कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टूल का फॉर्मेशन क्या हो? कम हो। तो is recommended for a client which food should the nurse encourage the client to select from a menu? ब्रोकली है, उनको स्ट्रीम किया गया है, भाप देकर पकाया गया है, पोटैटोज हैं, क्रीम्ड पोटैटोज हैं, रो स्पाइनस सैलेड है, बेक्ड स्वीट पोटैटोज हैं। तो इन सब में से ऐसा कौन सा है दोस्तों जिसके अंदर सबसे कम फाइबर है? देखो फाइबर सब में है क्योंकि सब वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, पोटैटोज है, स्पिनच है, ठीक है, स्वीट पोटैटोज है, सब में फाइबर है। मैं कह रहा हूं सब में फाइबर है, लेकिन हमें इन सब में से एक ढूंढना है जिसके अंदर क्या है? कम फाइबर हो। क्यों? हमें लो रेजिड्यू डाइट देखनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप वैसे पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं तो वैसे आप सोचो कि भाई मैं
1000 चीजों में से एक ढूंढोगे तो नहीं मिल पाएगा। अब आपने पढ़ लिया, बस इसमें ध्यान रखना है कि क्रीम्ड जो पोटैटोज होते हैं ना, उनमें इनकी कंपेयर में स्ट्रीम्ड ब्रोकली, रो स्पिनच सैलेड, बेक्ड स्वीट पोटैटो, इनकी कंपेयर में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कम फाइबर होते हैं और कम रेजिड्यू डाइट होती है। तो क्रीम्ड पोटैटो को हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, शामिल कर सकते हैं। बाकी सब के अंदर हाई फाइबर पाया जाता है, इसमें तीनों में फाइबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, हाई फाइबर होता है, या हम कहें हाई रेजिड्यू डाइट होती है। ये हाई रेजिड्यू, लो रेजिड्यू नहीं होती। तो लिख लो, देखो क्रीम्ड पोटैटो में, क्रीम्ड पोटैटोज में, पोटैटोज एक या क्रीम पोटैटोज को लो रेजिड्यू डाइट में शामिल करते हैं, लो रेजिड्यू डाइट में शामिल करते हैं, शामिल करते हैं। बस सिंपल सी बात है, इतना याद रखना है, लो रेजिड्यू क्रीम पोटैटो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मत कहना कि बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी में फाइबर्स ज्यादा हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का भी। एक क्लाइंट हैज सीवियर डायरिया, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको सीवियर डायरिया हो रहा है, एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब आईवी फ्लूइड्स, ठीक है, आईवी फ्लूइड दिया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों दिया गया दोस्तों, क्योंकि एल्कलाइन होती है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन अगर एल्कलाइन है और एल्कलाइन चीज बाहर चली गई तो एल्कलाइन अंदर देंगे, तो क्या देंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है। एंड एन एंटी डायरियल मेडिकेशन, उसको साथ में क्या दी गई दोस्तों, एक एंटी डायरियल मेडिकेशन दी गई है। अभी नाम नहीं बताया इसने। विच मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड एंटी डायरियल ड्रग डज द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई होगी। अभी आप डर गए होगे, सर ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी एंटी डायरियल ड्रग है जिनमें से दी हुई होगी। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ड्रग ही एक ही दे रखी है, बाकी की तीनों जो ड्रग है ना वो एंटी डायरियल ड्रग नहीं है। तीनों की तीनों जो ड्रग है वो कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती है। बस हमें वो ड्रग देखनी है जो किसमें यूज की जाती है दोस्तों, डायरिया में यूज की जाती है, डायरिया को ट्रीट करने के लिए। तो पहले दे रखिए इसमें बीसाकोडिल। बीसाकोडिल जो है एक लैक्सेटिव ड्रग है ये, ठीक है। एक ये है साइलियम। साइलियम भी क्या है दोस्तों, एक लैक्सेटिव ड्रग है, न कि डायरिया में यूज करते हैं हम। डोकोसेट सोडियम, इसका नाम तो सुना होगा आपने। बीसाकोडिल तो डल्कोलेक्स के नाम से आती है, शायद सबने सुना हुआ होगा ये नाम तो ना, और तो नहीं सुना होगा लेकिन ये तो आपने सुना हुआ ही होगा। डोकोसेट जो सोडियम है दोस्तों, ये भी किस में काम आती है, इसको भी हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो सिर्फ एक ही एंटी डायरियल ड्रग दे रखी है इन सबके अंदर से, और वो एंटी डायरियल ड्रग जो दोस्तों कौन सी दे रही है, लोपेरामाइड दे रखी है, ठीक है। कौन सी दे रखी है दोस्तों, लोपेरामाइड जो ड्रग है वो एक एंटी डायरियल ड्रग है, जो कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को थोड़ा क्या कर देती है, कम कर देती है, ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करके। ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करके मोटिलिटी को क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसलिए डायरिया को प्रिवेंट करने में क्या होती है, ये हेल्पफुल होती है। बस सिंपल से भाई, एक ही ड्रग है, बाकी की तीनों तो कॉन्स्टिपेशन में वैसे यूज हो रही है, तो आपको इतना समझना भी नहीं था इसमें। तो लिख लो, बस सिंपल से लिखना है एक लाइन, लोपेरामाइड, लोपेरामाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी डायरियल ड्रग, एंटी डायरियल ड्रग, एंटी डायरियल। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। एंटी डायरियल ड्रग कौन सी इनमें से, लोपेरामाइड है। क्रीम्ड जो पोटैटोज होती हैं दोस्तों, उनके अंदर क्या होता है, लो फाइबर है, लो रेजिड्यू होती है एज कंपेयर टू बाकी सभी में। किसी भी क्लाइंट को अगर आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो तो हाइपरग्लाइसीमिया में जाने का उसका रिस्क हो सकता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया के नोजिया हो सकता है उसके अंदर प्रेजेंट, इसके अलावा उसके अंदर हेडेक हो सकता है दोस्तों, और एक उसके अंदर क्या हो सकती है, थर्स्ट डेवलप हो सकती है। ऐसे पेशेंट के अंदर सबसे पहले हमें ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप एक बार हाईलाइट कर दिया करो, हमें तो सारे आंसर सही लगते हैं, तो कर देता हूँ मैं, नहीं वो मुझे गुस्से में बोलेगा। हेपेटाइटिस बी टैटू बनवाने से जो ये हो सकता है, ठीक है। नेट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि भाई कोई भी क्लाइंट है, हेमरोइडेक्टोमी के बाद आप उसमें क्या देखोगे भाई, मॉइस्ट हीट, सीज बाथ और स्टूल जो सॉफ्टनर है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया था, ये हो गया। नेट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि व्हाट आर द साइन ऑफ द हेमरोइड्स, तो एनालिचिंग, ब्लड इन स्टूल, रेक्टल प्रेशर और पेन वेल डिफिकेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि कोई भी क्लाइंट है हेमरोइड्स का, तो उसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और नंबर्स जो प्रेगनेंसीज हैं ये इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हेमरोइडेक्टोमी सर्जरी से पहले क्या देंगे, तो सर्जरी से पहले लो रेजिड्यू डाइट देंगे, सर्जरी के बाद दोस्तों तब हम हाई रेजिड्यू डाइट देते हैं, हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग
क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उस क्लाइंट को हम मोर बल्क डाइट क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स को स्ट्रेच करती है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, ओल्डर एडल्ट है, वो एडमिट हो गया है लॉन्ग टर्म में, हम इसको ट्रीटमेंट करना है तो क्या देंगे हम उसको, भाई हाई फाइबर डाइट देंगे, तो प्रून जूस और वाटर, हाई फ्लूइड वार्म वाटर। इसके बाद में भाई क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेटर्स हैं जो कि फीकल इंफेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, फीकल लिक्विड सीपेज होता है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होता है, और अर्ज टू डिफिकेट होता है, अर्ज टू डिफिकेट। ठीक है, यही वही बात हो गई कि क्या सिम्टम देखने को मिलता है कि पेशेंट वांट टू गो टू पास स्टूल बट अनेबल, कर नहीं पाता है वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या करेगा, भाई कोई भी क्लाइंट है उसको कोलोस्टोमी हुई है कोलोरेक्टल कैंसर के कारण, तो उसको नर्स क्या पढ़ाएगी कि भाई आप सब एक्टिविटीज कर सकते हो, सेक्सुअल फंक्शन भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक गाइडेंस के साथ में आप सब चीजें परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका एपीआर सर्जरी हुई है और साथ में उसका कोलोस्टोमी हुआ है, तो आप क्या करोगे उसको, कीपिंग द क्लाइंट्स स्किन अराउंड द जो स्टोमक क्लीन है उस पर ध्यान रखोगे। देखो आप ना रिवाइज आप कैसे कर सकते हो इन क्वेश्चनों को रिवाइज, आपने लिख लिया वो बहुत अच्छी बात है, वो जिस बच्चे ने मान लो लिखा नहीं हो ना तो वो लास्ट सब वीडियो को जाओ और लास्ट में देखते जाओ, जिसने पढ़ रखा है उसको याद हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा है तो मैंने हर वीडियो में रिवाइज करवा रखा है। तो ये हमारी एक थोड़ी सी छोटी लंबी क्लास थी जैसी भी थी, और मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से पूरा अपना 100% देने की, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ाई में अपना 100% दोगे, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब बहुत जल्दी हम नेक्स्ट सिस्टम की तरफ पढ़ेंगे। आज हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो खत्म होता है। सभी लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।